आना चाहिए, इसके अलावा कोई यूनिटी बिल्कुल इजाजत नहीं रहती। आप बेशक कोई टीचर आपको नहीं देगा, nobody can promise you that, nobody can, it is against their structure। हाँ कोई जमाना जरूर था जब बहुत सारी इजाजतें होती थी, आप gone are the days, आप बस with the controller examination, ठीक है, और accordingly जो rules allow करते हैं with high recommendation from my side, because I swear I do not want to check you over the memorization of formulas। What we want, what anybody would want from a manager के पास रेफरेंस बुक्स होती हैं, उसे पता होता कौन सा फार्मूला कहां से मिलना है, उसे फार्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। फार्मूला तो एक्सेल की शीट में मिल जाएगा, एक्सेल की शीट खोलें आप, जितने फार्मूलाज मैंने आपको कराए हैं स्वेयर टू गॉड वो सारे के सारे उधर मौजूद, ठीक है जी। एक्सेल क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन है किसी भी मैनेजर का। जब आप प्रोजेक्ट शीट्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स बनाते हैं, तो नॉर्मली आप गैंट चार्ट भी ट्रेडिशनली, जब तक एमएस प्रोजेक्ट्स नहीं आया था तो आप गैंट चार्ट ट्रेडिशनली किसमें बनाते थे? मुझे तो अभी भी, मैं तो एमएस प्रोजेक्ट्स नहीं यूज करता, मुझे अभी भी एक्सेल की आदत है, मैं तो गैंट चार्ट एमएस एक्सेल पे ही बनाता हूं, मतलब समा और अगर वो आदत हो जाती है ना, तो आप गैंट चार्ट सारे काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के उसी में करते हैं। तो ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टेक्निक थी, एक टूल था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, राइट। सो एक्सेल की शीट्स खोल के देखिए, उसके अंदर ये सारे फार्मूलाज हैं। सो वी डोंट वांट टू इवैल्यूएट यू अपॉन द फार्मूलाज, वी वांट टू इवैल्यूएट यू अपॉन द एप्लीकेशन, the concept is clear or not। so if the UET or the Kaizen University allows, we should let the cheat sheet go into the examination hall, we would let it, right? Don't you worry, I'll check it up with the examination department again। सर वो स्टैंडर्ड नाम है चीट शीट, फॉर्मूला शीट कह दूंगा। फॉर्मूला शीट खोलिए, दूसरा ये तो हो सकता है ना आपको क्वेश्चन के एंड पे किसी एक क्वेश्चन के एंड पे सर दे दें और सारे फॉर्मूला, उस चीज से तो टेक्निकली वो आप ठीक कह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल ये मसला काइजन यूनिवर्सिटी का तो पर्चा बन गया, वो तो मेरे हाथ से निकल गया, ठीक है जी। आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, अगर हम पहले डिस्कस करते हैं यूईटी वालों के लिए ये हो सकता है। माय अपॉलॉजीज, माय सिंसियर अपॉलॉजीज, सो आई कांट डू एनीथिंग। ओके जी, अब रिकॉर्डिंग शुरू होगी है, तो इफ यू अलाउ लेट मी मूव टू मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की हम दोबारा बात करते हैं जी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या था? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो डिस्काउंट रेट था। कौन सा डिस्काउंट रेट था? जो इनिशियल कैश आउटफ्लो को इक्वेट कर रहा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दी कैश फ्लोज विच आर गोइंग टू हैपन ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ ए प्रोजेक्ट। से एंड टाइम पीरियड के लिए प्रोजेक्ट है, तो एंड टाइम पीरियड्स के लिए जो डिस्काउंट रेट डिस्काउंट करेगा उसको IRR कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। हमने इस पर बहुत सारे क्वेश्चन किए, हमने कहा जी ये IRR कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करता है, हमने कहा जी इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये एक सिंगल डिस्काउंट रेट बताता है। सिंगल डिस्काउंट रेट को भी एक पॉजिटिव बात है, एक सिंगल डिस्काउंट रेट बताता है, पर जब हमने उसे वैल्यूएट किया, उसे क्वेश्चन किया, तो हमने कुछ खामियां इसकी बयान की। मैं दोबारा दोहराई देता हूं। एक तो एक इशू आता है IRR का कि ये मल्टीपल IRR देता है। मल्टीपल IRR से क्या मुराद है? अगर एक दफा इनिशियल कैश आउटफ्लो के बाद उसके बाद दोबारा कोई कैश आउटफ्लो आ जाएगा, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कर्व का जो सोल्यूशन बनेगा, देखिए ये सोल्यूशन भी आम आपने कर्व अलजेब्रा से नहीं किया, प्लेन कर्व्स के आम तरीके से नहीं किया, आपने ये जो सोल्यूशन किया वो हिट एंड ट्रायल मेथड से किया। अगर ये पैराबोलिक कर्व बन जाए तो इसका सोल्यूशन एक से ज्यादा जगह आएगा। अग्रीड और नॉट? देखिए एक कर्व का सोल्यूशन एक से ज्यादा जगह भी आ सकता है। कर्व स्ट्रेट लाइन का सोल्यूशन एक आता है, स्ट्रेट लाइन का यूनिक या उसका यूनिक सोल्यूशन के अलावा दो सोल्यूशन हो भी जाएंगे तो वो समझ आती है। पर कर्व में अगर कर्व बनेगा IRR का, तो इसका मतलब है एक से ज्यादा IRR आ सकते हैं, मल्टीपल IRR, विच इज नॉट ट्रू। दो IRR आ जाएंगे तो कौन सा IRR सही है, कौन सा गलत है? हमारी लास्ट टाइम भी इस पे बहस हुई है और हमने कहा ये तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। IRR अगर एक से ज्यादा आ जाएंगे तो आ सकते हैं। अब मैथमेटिकल प्रॉब्लम तो आ गया, पर उसकी वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग हर्ट होती है। सोल्यूशन कोई नहीं है उसका, दुनिया भर के मैथमेटिशियंस उसका सोल्यूशन नहीं दे सके। अब IRR बहुत अच्छा तरीका है, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, पर इस प्रॉब्लम को हल कैसे करें? हमें हमारे यूजर को आदत है सिंगल डिस्काउंट रेट देख के फैसला करने की। उसे देख के लोगों ने एक मेथड इन्वेंट किया जिसे कहते हैं जी मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट इज मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम आता क्यों है मल्टीपल IRR का? क्योंकि राइट हैंड साइड पे एक दफा से ज्यादा कैश आउटफ्लो आते हैं मैथमेटिकली, इस वजह से
ये प्रॉब्लम आता है। तो उन्होंने क्या कहा कि इस मॉडल को, इस सारे फॉर्मूला को जरा और तरीके से लिखो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज लेफ्ट साइड पे लिखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, और इसे इक्वेट करो कैश इनफ्लोज की फ्यूचर वैल्यू से। टर्मिनल वैल्यू ने कहा टर्मिनल वैल्यू 1 plus MIRR whole raised to power n. And what is terminal value over here? Terminal value is future value of cash inflows. देखिए जब मैं इसका फॉर्मूला पहले नहीं लिख रहा, फॉर्मूला इसलिए नहीं लिख रहा, फॉर्मूला इनिशियली लिखूंगा तो आपको शायद कंफ्यूज करता लगे, इसलिए 1 मिनट ठहर के फॉर्मूला लिखने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा काम करके फॉर्मूला लिखने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर्मूला अगर लिखूंगा डायरेक्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए पहले इसको समझा देता हूं, उसके बाद फॉर्मूला लिखने की तरफ आता हूं। फिर फॉर्मूले की एस्पेक्ट में क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बात आसान लगेगा। अगर सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे, मैं रिपीट किए देता हूं, अगर फॉर्मूला देखेंगे तो मैं तमीद इसलिए बांट रहा हूं, आगे आगे फॉर्मूला बताता हूं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं पहले दोबारा रिपीट करता हूं। सर आप बोले जी। जितने कैश आउटफ्लोज हैं वो एक साइड पे इकट्ठे कर दिए, जितने कैश आउटफ्लोज हैं उन्हें एक साइड पे इकट्ठा कर दिया, उसको उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले ली। कैश आउटफ्लोज नेगेटिव कैश होता है, कैश हाथ से निकल गया, माइनस हो गया। मल्टीपल आईआरआर का क्यों प्रॉब्लम आता था? क्योंकि इनिशियल कैश आउटफ्लो के अलावा भी कैश फ्लो नेगेटिव होते थे। हमने कहा इनिशियल कैश आउटफ्लो के अलावा भी कैश फ्लोज नेगेटिव हो रहे हैं, होने दो, कोई बात नहीं, पर उन्हें एक साइड पे इकट्ठा कर दो और उनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लो। प्रेजेंट वैल्यू किस तरह मालूम होती है? किसी भी चीज की प्रेजेंट वैल्यू किस तरह मालूम होती है? उसे डिस्काउंट कर लेते हैं हम अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? पीवी नॉट इज इक्वल टू एफवीएन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल रेज़ टू पावर n। यही है ना जी? सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, जितने कैश आउटफ्लोज हैं, इसका मतलब है सम ऑफ कैश आउटफ्लोज डिस्काउंटेड एट जिस भी टाइम पीरियड पे 1 प्लस आर होल रेज़ टू पावर n। आज तक जहां जहां, और आज से क्या मतलब है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 1 प्लस आर लिख लीजिए, 1 प्लस वैक लिख लीजिए, ये कंपनी के वैक से आप डिस्काउंट कर रहे हैं। सम ऑफ कैश आउटफ्लोज डिवाइडेड बाय ऑल कैश आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। अभी ये क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकली ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को लेफ्ट साइड पे लिख दिया। कैश आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू किस तरह मालूम होगी? जो भी कैश आउटफ्लोज की वैल्यू है उन्हें डिस्काउंट कर लीजिए, उन सब की वैल्यू जमा कर लीजिए आपस में। यहां आईआरआर में सिर्फ इनिशियल कैश आउटफ्लो था, उसके बाद जितने कैश आउटफ्लोज होते थे उन्हें राइट साइड पे आप लिखते थे। ट्रेडिशनली क्योंकि आप उन्हें राइट साइड पे लिखते थे, उसकी वजह से मल्टीपल आईआरआर का प्रॉब्लम आता था। आपने कहा अगर मल्टीपल आईआरआर का प्रॉब्लम खत्म करना है तो लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लो कैश आउटफ्लोज को, अगर वो नेगेटिव है तो वो कैश आउटफ्लो वाली साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएंगे। इक्वेट करना है इन दोनों को, वैल्यू का फर्क नहीं रहेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, सब की प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लो, उन्हें आपस में सम कर लो। सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लोज, तमाम कैश आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर ली, उसे इक्वेट करना है किसके सामने? सबसे पहले वो कहते हैं जी टर्मिनल वैल्यू निकालो। टर्मिनल वैल्यू क्या है? तमाम जो आपको कैश इनफ्लोज मिल रहे हैं, अब मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूं, तमाम जो कैश इनफ्लोज मिल रहे हैं उनकी फ्यूचर वैल्यू निकालें। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एफ वी एन इज इक्वल टू पी वी नॉट इंटू 1 प्लस आई होल रेज़ टू पावर n। यही है सर? तमाम कैश इनफ्लोज की फ्यूचर वैल्यू निकालें। इसका मतलब है कैश इनफ्लोज को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 प्लस आर होल रेज़ टू पावर n माइनस या होल रेज़ टू पावर t माइनस n। अब t माइनस n क्यों किया है इसकी लॉजिक बताऊंगा आपको। होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस MIRR होल रेज़ टू पावर n, समेशन t वेरीज फ्रॉम 1 टू n। अगर इस फॉर्मूले को यहां एक्सप्लेन करने की बजाय इस फॉर्मूले को देख लीजिए और मुझे 1 मिनट में कोई क्वेश्चन करने दीजिए MIRR का। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो फॉर्मूले की एप्लीकेशन नोटेशन फॉर्म से ज्यादा आपको आसान लगेगी। ठीक है, मुझे 1 मिनट के लिए इजाजत है, मैं क्वेश्चन कर लूं। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन लूंगा अगर वो क्वेश्चन हमारे इश्यूज को रिजॉल्व ना कर सका। सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिए।
पढ़ी थी जी हमारी, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर है। नहीं बुक पढ़ी थी हमारी, फोल्डर है। मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा, आप बताएंगे? ये वाला, अच्छा प्लस, ये वाला है जी। पहला क्वेश्चन जी, उसी का MIRR मालूम करने लगा हूं। लास्ट टाइम मैंने MIRR को इसी क्वेश्चन के छोड़ दिया था। A project has an initial cost of 52,125, expected net cash inflows of 12,000 per year for 8 years and a cost of capital of 12%. What is the project's? अब हम मालूम कर रहे हैं MIRR, वैल्यूज सारी वही है। इनिशियल कैश कॉस्ट कितनी है जी? इनिशियल कॉस्ट या इनिशियल कैश आउटफ्लो 52,125। अग्रीड सर? एक्सपेक्टेड नेट कैश इनफ्लो 12,000 पर ईयर। कैश इनफ्लो कितना है जी? 12,000 पर ईयर। ऐसे ही है जी। कैश इनफ्लो कितना है जी? 12,000 पर ईयर। वैक कितना है या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है जी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12%। नाउ इट वांट्स यू टू कैलकुलेट द MIRR 10-3। एनपीवी तो क्वेश्चन जी एनडी है जी। कितने सालों के लिए जी? 8 इयर्स के लिए। MIRR के लिए क्या करना है? इसी फॉर्मूले को जो मैंने लिखा है, अब देखिए इसकी एप्लीकेशन देख रहा हूं। कितने कैश आउटफ्लो है इसमें? 1। अगर 1 से ज्यादा होता है तो सबकी प्रेजेंट वैल्यू लेता। यहां से 1 कैश आउटफ्लो है। वो कैश आउटफ्लो कब हो रहा है? एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड 0। इसका मतलब है 52,125 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 होल रेज़ टू पावर 0। गलत तो नहीं लिखा ना जी? 0 एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। मैंने सिर्फ आपको बताया ये फॉर्मूला अप्लाई करना बता रहा हूं। 52,125 की प्रेजेंट वैल्यू 52,125 ही रहेगी। 52,125 rupees would stay 52,125, but even after applying into the formula it would remain the same. It would remain 52,125. I am just applying into formula, and since it is only one cash outflow, so it is only one sum. अगर 10 कैश आउटफ्लो होते तो सबकी प्रेजेंट वैल्यू लेता। एक कैश फ्लो आज है, एक 10 साल बाद है, 20 साल के बाद है, सबकी प्रेजेंट वैल्यू लेता इस साइड पे और सबको ऐड कर लेता। सर यही पूछना चाह रहे थे ना आप? सब कैश फ्लोज को लेता और उनकी प्रेजेंट वैल्यू बना लेता। राइट सर? सर रेज़ टू पावर 0 इसलिए लिखा है सर ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। यहां मैंने लिखा है 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर n। n से मुराद क्या है? वो नंबर जिस टाइम पीरियड में वो कैश आउटफ्लो इंकर कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह होता, मैं जरा सा इसे चेंज करता हूं। पहला कैश आउटफ्लो है 52,125 एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड 0, यानी स्टार्ट में, और 10 साल बाद आपको एक और दफा 50,000 खर्चने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता प्रोजेक्ट में। आपको मैंने मंगला डैम की एग्जांपल दी, बोइंग की आप एग्जांपल ले ले। जहाज एयर कैरियर जो होते हैं 10 साल चलते हैं, उसके बाद उसे दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए फैक्ट्री भेजते हैं या उसको रीडू करते हैं, उसका इंजन खुल के सारा रिपेयर होता है, काफी टाइम पीरियड लगता है। उससे 1 साल में कैश आउटफ्लो होता है, कैश इनफ्लो कुछ नहीं होता। स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री में। राइट सर? इसका मतलब है कि 1 से ज्यादा दफा कैश आउटफ्लो हो सकता है। उस केस में क्या होगा? 52,125 अभी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू प्लस 50,000 कितने साल के बाद? 1 प्लस 0.12 होल रेज़ टू पावर 10। हमारे केस में उसने सिर्फ 1 कैश आउटफ्लो दिया, इसलिए मैं ये नहीं लिखा। आर वी गुड? मैं सिर्फ फॉर्मूले की एप्लीकेशन बता रहा हूं सर।
तब हम होल्ड इज पावर 1 कर लेते हैं। वैल्यू देखिए, कैश आउटफ्लो का टाइम पीरियड चेंज होने से फॉर्मूले में एन की वैल्यू चेंज होगी, और कैश आउटफ्लो चेंज होने से तो कैश आउटफ्लो चेंज होगा ना। इसकी लाइफ में एक ही कैश आउटफ्लो है, इसलिए हम इसे नहीं कंसिडर कर रहे, एक ही कैश आउटफ्लो जो प्रोजेक्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया। अच्छा, अब फॉर्मूले की एप्लीकेशन आगे देखिए, फिर वो क्या कहता है, फ्यूचर वैल्यू तमाम कैश फ्लोज की मालूम करो, तमाम कैश फ्लोज की जो आपको मिल रही है फ्यूचर वैल्यू मालूम करो। आप देखें, पहला कैश फ्लो आपको 1 साल के बाद मिल रहा है। 1 साल के बाद कितने पैसे मिल रहे हैं सर? तो 12,000 इंटू फ्यूचर वैल्यू कितने साल के बाद मालूम करनी है? 7 साल के बाद। 1 साल के बाद मिल रहा है, 8 साल के बाद प्रोजेक्ट क्लोज हो रहा है। टर्मिनल टाइम पे जो वैल्यू होगी उसकी वो बताइए। इसका मतलब है 12,000 इंटू 1 प्लस 0.12 होल रेज़ टू द पावर 7। ठीक कह रहा हूं? पहला कैश फ्लो, अब मैं टाइम लाइंस बना रहा हूं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। मैं खड़ा हूं एंड ऑफ ईयर 0 पे, यहां 52,125 रुपए मेरे हाथ से निकल गए, ऐसे ही 1 साल गुजरता है, मेरे पास 12,000 आते हैं, फिर एक दूसरा साल गुजरता है 12,000, सो एंड सो फोर्थ, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वें साल तक मुसलसल 12 के मेरे पास आते रहते हैं। ऐसे ही है सर, यही है ना। अब एक वैल्यू मैंने प्रेजेंट वैल्यू इसकी देखनी है, वो तो मैंने देख ली। दूसरा मैंने क्या करना है, हर 12,000 की वैल्यू 8वें साल के एंड पे मालूम करनी है। हर 12,000 की वैल्यू 8वें साल के एंड पे लेकर जानी है। फ्यूचर वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज, हर 12,000 की वैल्यू 8वें साल के एंड पे मालूम करनी है। पहला 12,000 कितने साल के बाद मिला है? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद 8 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? एन कितना है? 7 और 8 - 1। तो एक्चुअली अगर आप फॉर्मूले में देखें तो मैंने यही लिखा है ना, 1 प्लस आर होल रेज़ टू द पावर 8 - 1। ऐसा ही है सर, 1 प्लस आर होल रेज़ टू द पावर 8 - 1। फिर क्या करूंगा? फिर ऐड करता जाऊंगा तमाम कैश फ्लोज की वैल्यू, तमाम कैश फ्लोज की वैल्यू 1 बाय 1, तमाम कैश फ्लोज की वैल्यू। अगला कैश फ्लो लीजिए, प्लस 12,000 1.12 होल रेज़ टू द पावर 6 कैसे आया? 7 - 1 प्लस 12,000 1.125, चलते चलते 12,000 1.12 रेज़ टू द पावर 0 आ जाएगा। 0 क्यों आएगा? 8 - 1, 8वां कैश फ्लो -1, 8वां कैश फ्लो सबको, पहला क्या था? 8 - 1, दूसरा क्या होगा? 8 - 2, तीसरा क्या होगा? 8 - 3, 8वां कैश फ्लो क्या होगा? 8 - 1। फॉर्मूला उसी तरह, इन सब का सम डिवाइडेड बाय 1 प्लस MIRR होल रेज़ टू द पावर 8। होल रेज़ टू द पावर है नहीं लिखा हुआ है सर इस फॉर्मूले में, होल रेज़ टू द पावर 8 सर। T - n को बेसिकली हो क्या रहा है सर? T - n फॉर्मूले का है, वो क्यों है मैं दोबारा एक्सप्लेन किया। जो पहला कैश फ्लो आ रहा है सर वो कितने हिस्से के बाद आ रहे हैं? 1 साल के बाद, 1 साल के बाद आ रहा है ना। और हमने उसकी टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू का क्या मतलब होता है? जब प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट का प्रोजेक्ट हो रहा है सर 8 साल के बाद, तो 7 साल के लिए, तो मैंने उस 7 साल को करने के लिए ज्योमेट्रिकली T - n लिख दिया। 8 - 1, 1 साल गुजरा था उसके बाद सर, 7 - 1 6 ही होता है ना सर, मैंने डायरेक्टली 6 लिख दिया। फिर सॉरी, उसे 7 - 1 नहीं करेंगे, 8 - 2 करेंगे। ये 8 - 3 है, 8 - 3 is 5, फिर 8 - 4 है which is 4 and so on so forth, ultimately 8 - 8 आ जाएगा which is 0। Are we good sir? अभी से मैथमेटिकली सर साल बाद दे रहा है, क्योंकि उसने बताया सर, उसने कहा ये प्रोजेक्ट, देखिए प्रोजेक्ट कोई भी हो, यू नेम अ प्रोजेक्ट, क्या उसकी लाइफ लिमिटेड नहीं होती? टर्मिनल वैल्यू की ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कहते हैं जी IRR का मकसद क्या था? जिन लोगों ने MIRR डेवलप किया उन्होंने कहा यार IRR का मतलब क्या था? IRR का मतलब था वो डिस्काउंट रेट या वो रेट ऑफ रिटर्न जो एक जगह में मैं इन्वेस्ट करूं तो उससे
मुझे जब पैसा मिले तो इतने x% रिटर्न मिला। मैंने आपके साथ पैसे लगाए, 1 लाख रुपया लगाया, आपने 1 साल के बाद 1.5 लाख दिया। मैंने कहा जी मुझे पर एनम कितने % रिटर्न है? 50%। ऐसा ही है जी। मैंने 1 लाख लगाया आपके साथ, आपने 2 साल के बाद 2 लाख दिया। क्या मैं कह सकता हूं 100% रिटर्न है पर एनम? नो सर, कंपाउंड इंटरेस्ट का तरीका है, कुछ 40% के अराउंड पर एनम इंटरेस्ट, राइट। यहां वो कहते हैं MIRR, आपको ऐसा इंटरेस्ट रेट चाहिए ना, तो MIRR क्या करता है, पहले आप अपनी तमाम वैल्यूज को 8 साल के बाद लेकर जाते हो। अगर ये 8 साल के बाद मिलती तो कितनी होती? फिर उसको डिस्काउंट करके जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो एक्चुअली पैसा आपको रिटर्न दे रहा है। ये वो रिटर्न है जो कि प्रोजेक्ट से आपको मिल रहा है। तमाम पैसे को अगर आप इस्तेमाल ना करें, प्रोजेक्ट से जो भी पैसा आ रहा था वो पैसा उठाएं और अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे लगा दें। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है? ऐसा इंटरेस्ट रेट जिसपे जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिसपे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये अपॉर्चुनिटी आपको अवेलेबल है, इतने पैसों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैक पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। आप इन्वेस्ट करने से क्या मुराद है? एटलीस्ट ये पैसे आपको कैपिटल कमा के दे। अगर ये पैसे कमा के नहीं देगा तो आप कहीं नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो आप कहते हैं सर क्यों नहीं कहीं इन्वेस्ट करेंगे? कहीं और ना करने से इन्वेस्ट किया है कि आप बाहर नहीं इन्वेस्ट करेंगे, आप अपनी कंपनी के कैपिटल को कम कर देंगे। जब कैपिटल को कम कर देंगे तो उतने की कॉस्ट कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इतने की अपॉर्चुनिटी हर वक्त आपके पास अवेलेबल होती है इन्वेस्टमेंट करने की, इतने पैसे इन्वेस्ट करने की। सर सर हो सकते हैं, तो हम पर मंथ बेसिस पे आ जाएंगे, पर एनम से समझा रहे हैं, पर मंथ बेसिस पे आ जाएंगे, कोई इशू नहीं। हर चीज को आखिरी महीने पे लेकर जाना है, सबकी फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है। किस टाइम पीरियड पे? आखिरी महीने पे। आखिरी टाइम पीरियड जब कंप्लीट हो रहा है, से हर महीने बाद पेमेंट मुझे मिल रही है। ये कितने महीने का प्रोजेक्ट है? 96 मंथ्स का। तो पहला 95 मंथ्स के लिए कंपाउंड होगा, इंटरेस्ट रेट 1 महीने के लिए रखेंगे। ये जो है वो आपका सर तो वो हर 6 महीने के बाद हो जाएगा। तो फिर उस हर चीज को उसके मुताबिक एडजस्ट करेंगे ना। एग्जैक्टली ये मेरी डिस्कशन हुई है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे आपके साथ। सर कैश इनफ्लोज, और उसे जो डिस्काउंट रेट डिस्काउंट करके दोनों को इक्वेट करेगा। एक मिनट सर, एक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है जी जो बेसिक फॉर्मूला कंपाउंडिंग का था, जिसमें मैंने कहा था सारी फाइनेंस इसी पे बेस कर रही है, दुनिया भर की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बैंकिंग उसी पे हो रही है। वो फॉर्मूला क्या था जी? FVN इज इक्वल टू PV नॉट, करता है कि नहीं? तब नीचे बात एक कर देता है 1 + I होल रेज़ टू पावर n। यही बात है सर। मैं तमाम फ्यूचर वैल्यूज को इक्वेट कर रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू के, यही कर रहा हूं, तमाम फ्यूचर वैल्यूज को इक्वेट कर रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू के। जो डिस्काउंट रेट ये काम कर रहा है उसको मैं MIRR कह रहा हूं। यहां जो इंटरेस्ट रेट वो ये काम करता है, जो चीज ये काम करती है उसे आप कंपाउंडिंग का रेट कहते हैं। यहां जो रेट काम कर रहा है उसे मैं MIRR कह रहा हूं, वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कह रहा हूं। इसे कहते हैं मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। प्रेजेंट वैल्यू को क्यों डिस्काउंट किया? बेसिकली 52,125 को 1.12 होल रेज़ टू पावर 0 क्या होता है? 52,125 डिवाइडेड बाय 1। कोई फर्क तो नहीं पड़ा, पर यहां बैठे हुए जितने लोग थे उन्हें ये नजर आ गया कि फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला तो अप्लाई हो रहा है ना। मैंने फॉर्मूले की एप्लीकेशन के हवाले से कहा इसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी चाहिए थी, ये वैल्यू आज ही मिल रही थी, पर अगर फॉर्मूला अप्लाई करूं तो 52,125 ही आंसर आता है। कल कोई कंफ्यूज ना हो, सिर्फ इसलिए। ठीक है जी सर। सर पहले कंपाउंडिंग कर रहे हैं, कंपाउंडिंग जिस रेट पे कर रहे हैं वो तो हमारा वैक है। डिस्काउंट जिस रेट पे करेंगे वो MIRR होगा, वो रेट ऑफ रिटर्न है जो प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। वैक हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, MIRR वो प्रोजेक्ट है, वो रेट ऑफ रिटर्न है जो प्रोजेक्ट में प्रोवाइड करेगा। जरूरी नहीं कि हर प्रोजेक्ट वही रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करे जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12% है, मैं ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देता हूं जो 25% मुझे रेट ऑफ रिटर्न देता है। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है ना सर? रादर आई वुड लाइक टू हैव सच प्रोजेक्ट्स विद मी। तो यहां मेरा वैक 12% होगा, जबकि हो सकता है MIRR मेरा 15% निकला है, 25% निकला है। सो आई वांट टू वैल्यूएट सच प्रोजेक्ट्स। मैं बल्कि प्रोजेक्ट्स ही ऐसे लेना चाहता हूं, पर निकालने का तरीका वो कहते हैं IRR में ना निकालो, उसमें प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है।
उसकी बजाय वो इश्यू, वो जो एक आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, वो उसके लिए ये MIRR को यूज कर लो। ये हिट एंड टेल नहीं है जी, ये सिंपली अभी निकल आएगा आपके सामने, ये तो अभी निकल आएगा। अगर आप चाहें तो मैं आगे निकाल के बता दूं। अच्छा तो मैं निकाल देता हूं ना जी वैल्यूज। जी सर उसके लिए आपको इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए एनुअल से ज्यादा कुछ नहीं आएगा, अगर आएगा ठीक है। अभी इसको समझ लीजिए, कंफ्यूजन होगी मैं फिर भी क्लियर कराऊंगा, ठीक है। सिर्फ पहले इसको देख लीजिए। 12,000 इंटू this all is 147,596 divided by 1 plus MIRR whole raised to the power n, which is 8. अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ये दोबारा यहां लिख देता हूं जी 52,125, ये इक्वेट हो रहा है किसके जी, 147,596 approximately divided by 1 plus MIRR whole raised to the power 8. क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 plus MIRR whole raised to the power 8 is equal to 147,596 divided by 52,125. सर माय बैड सर, मार्केट ब्लैक दोनों नहीं चलने से नाराज है, एक मिनट दीजिए अभी मैं ले लेता हूं। सो 147,596 divided by 52,125, this is 2.831577 और एक रूट अगर दोनों का मैं ले लूं, दोनों का एक रूट लेता हूं जी, तो 1 plus MIRR is equal to, sir thank you, वन प्लस MIRR is equal to 8 रूट लेऊंगा जी मैं 1.138947 और MIRR आ जाएगा 1 माइनस कर दूंगा 13.8947%,
13.4, देखिए 1 माइनस कर दिया ना, बाकी तो आगे मैथमेटिक्स है ना जी। सिंपली M1 प्लस MIRR इज इक्वल टू 1.138947। MIRR किसके इक्वल आ जाएगा? 13.8497% या 0.138497। इंटरेस्ट रेट में नॉर्मली जहां भी इंटरेस्ट रेट्स की बात आएगी 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाएंगे, स्टैंडर्ड है, दुनिया का स्टैंडर्ड है। जब भी इंटरेस्ट रेट्स की बात होती है आप 4 डेसिमल प्लेसेस तक जाते हैं, इसलिए मैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक गया हूं। इंटरेस्ट रेट की बात है, आप 2 तक भी चले जाएं कोई बात नहीं, पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हुए 2 तक मिनिमम जाए। सर ये माइनस के लेकिन आपको अभी आपने बताया भी है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू तो आपके सर मैंने क्या किया, अब दोबारा देखिएगा, मैंने प्रेजेंट सर इनफ्लोज की वेरिएबिलिटी तो हो सकती है, अग्रीड, बट हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये देगा। बाकी वो प्रोजेक्ट आपके जहन में जो बात आ रही है, यार मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं, पता नहीं क्या से क्या हो जाए। कैश फ्लो एस्टिमेशन इज अ साइंस अगेन, it's a science and then you add risk to that. ये बात छोड़ दे, ठीक। मैं आपको कहता हूं, एक आज सुनिए, मैं कहता हूं जी 1,12,000 क्या 1 लाख के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। पर अगर मैं कहूं कि अगर मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% हो डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 होल रेज़ टू पावर 1, अब इक्वल हो गया सर? इसका क्या मतलब है? मैं कहता हूं मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर 12% हो तो 1 साल बाद का 1,12,000 आज के 1 लाख के इक्वल है, राइट सर? यहां ये MIRR 13.8947% क्या बता रहा है? वो बता रहे जितने पैसे 52,125 रुपया जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वो 8 साल के बाद अगर 1,47,596 को मिलता है तो इसका मतलब है मुझे कितने % रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है? इसका मतलब है मुझे 13.8947% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, ओवर 8 years मिल रहा है, पर ये पर एनम बेसिस पे मिल रहा है। पर एनम बेसिस पे अगर इंटरेस्ट रेट 13.8947 हो तो मेरे 52,125 8 साल बाद क्या बन जाएंगे? 147,596। इसलिए इक्वेट नहीं कर सकता मैं उस डिस्काउंट रेट के बगैर, इसलिए तो वो डिस्काउंट रेट मालूम कर रहा हूं। किस चीज ने मेरे 52,125,000 को 147,596 बना दिया? जिस चीज ने जिस कंपाउंडिंग के रेट में बनाया वो MIRR है। सर 1 मिनट पहले पीछे सर। जी सर, हाँ जी कंप्लीट हो गया। MIRR में फ्लॉ नहीं है, IRR में फ्लॉ है। अब NPV बेहतरीन, अगर आपने सिंगल रेट ऑफ रिटर्न यूज करना है तो MIRR अब देखिए मैं एक कदम आगे चलता हूं। अगर आप IRR और NPV की बेस पे फैसला करेंगे तो IRR और NPV में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। एक चीज को IRR सही कहेगा, NPV गलत कहेगा। 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में एक का IRR ठीक होगा, दूसरे का एक का IRR ज्यादा होगा, दूसरे की NPV ज्यादा होगी, सेम रिजल्ट नहीं देंगे, राइट? MIRR के केस में ऐसा नहीं है। पुट एवरीथिंग अपार्ट, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था IRR का, मल्टीपल IRR, एक से ज्यादा रिजल्ट आते थे, उन एक से ज्यादा रिजल्ट्स के चांस को खत्म कर दिया। 8th रूट लेने की बात कर रहे हैं जी, कैसे हुआ? ठीक है ना सर, 1 मिनट में 8th रूट 2.8 147,596 का 8th रूट। कैलकुलेटर आपका है, रूट में कैसे? ये वाला? हाँ जी, शिफ्ट 8 नहीं, इसमें तरीका गलत किया। 8 अंडर रूट सॉरी शिफ्ट 147,596। मुझे आपके कैलकुलेटर में 8th रूट लेना नहीं आ रहा। वो 8th रूट लेना ना 1/8 कर लेना, 1/8 सॉरी 1/8 जी जी शिफ्ट नहीं सर 147,500 सर वही काट दिया ना? हाँ ये हो उसी तरह। वो कैलकुलेटर दूसरा होना, एक दफा बंदा कंफ्यूज हो जाता है सर। ओके सर, आर वी गुड सर? सर प्लीज प्लीज।
मैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब हम देखिए, हम उस लेवल पे आ गए हैं, जाहिर बात है मास्टर्स कर रहे हैं, हमने वो भी देखना है जो दुनिया का स्टैंडर्ड है और हमने वो भी देखना है जो होना चाहिए। IRR इंडस्ट्री यूज करती है, MIRR मैंने पहले भी अर्ज किया था, इंडस्ट्री में हार्डली, जो दुनिया में CFA इंस्टीट्यूट ने सर्वे कराया उसमें भी इंडस्ट्री में हार्डली 1% इंडस्ट्री भी MIRR यूज नहीं करती, 1% भी यूज नहीं करते। बट IRR 70% यूज करने के बावजूद उसमें प्रॉब्लम है, वो गलत डिसीजन मेकिंग कराता है। इंडस्ट्री अगर इफ देयर इज समथिंग बीइंग डन रॉन्ग वर्ल्ड ओवर, यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज टू डू इट रॉन्ग सिंस यू नो व्हाट इज द ट्रुथ, राइट? सो IRR हैज गॉट अ प्रॉब्लम, MIRR डज नॉट। सर एक कैश आउटफ्लो, एक ही कैश आउट, फिर मल्टीपल IRR का प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर IRR का एक और प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम है जरा यहां देखिए। IRR की मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। IRR का फॉर्मूला मैंने लिखा था, प्लीज एक मिनट सुन लीजिए। IRR का फॉर्मूला लिखा था, यहां IRR क्या कहता है, यहां डिस्काउंट रेट क्या है कैश फ्लो का IRR। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट IRR है। ये जरा सी मैथमेटिकल बात हो जाएगी, थोड़ी सी तवज्जो देंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, IRR। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अगर आज पैसा इस प्रोजेक्ट से निकल आया तो इस इन्वेस्टमेंट रेट पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। मैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से 25% रेट ऑफ रिटर्न ले लेता हूं, वो पैसा उससे निकल आता है। जिस तरह यहां किसी ने बात की थी, वो पैसे निकल आए, उससे बस ले लो, याद आए, प्रोजेक्ट से पैसे निकल आए, क्या वो 25% IRR पे इन्वेस्ट कर सकता हूं? नो सर, मैंने वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसके अंदर इतना अच्छा रिटर्न था कि वो 25% देता था। हर प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं होता। MIRR में देखें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या लिखी हुई है, MIRR में हर चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां देखिए। जब प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की बात की तो आपने इंटरेस्ट फैक्टर कौन सा यूज किया है, R, विच इज योर WACC। दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अवेलेबल टू यू। किस तरह वो आपको अवेलेबल है, इस तरह अवेलेबल है कि WACC तो आपकी कॉस्ट है। जब मुझे ₹1,00,000 की कॉस्ट 10% पड़ रही है, मुझे 10% पे इन्वेस्ट करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, लास्ट हल के तौर पे, लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे, व्हाट शुड आई बी डूइंग? I would return your money back to you, so I would be saving 10% of the cost, wouldn't it be? So WACC is the true opportunity cost, IRR is not. So there is another problem of IRR. It thinks that IRR is the opportunity cost, whereas it is not. तो IRR का एक इशू नहीं, कई इश्यूज है, उस वजह से हमें IRR बेहतर है। सर जी, उसने WACC को कंसिडर नहीं किया। इस वजह से जब आपकी डिसीजन मेकिंग देखे WACC से नीचे आपका IRR आएगा तो आप कहेंगे इसको तो लेना ही नहीं है, आप तो उसे कहेंगे फारिग ही कर दो। उसकी IRR की परसेंटेज हाई होगी, पर वो अपने कैश फ्लोस तमाम को डिस्काउंट किस पर कर रहा है, IRR पे। इसका मतलब है जो कैश फ्लो आपको मिल रहा है उस प्रोजेक्ट से, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट IRR ले रहा है, हालांकि वो ट्रू ही नहीं है। जो बेसिस है फॉर्मूले की वही ट्रू नहीं है। आपके पास 25%, देखिए जब भी आप किसी कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू, तो वो प्रेजेंट वैल्यू अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे निकालनी चाहिए। जब एक प्रोजेक्ट मुझे 25% दे रहा है, बाकी सारी जगह से मुझे 12% रिटर्न मिल रहा है, इस प्रोजेक्ट से जो कैश आएगा मैं 25% पे कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं कहीं और? इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 25% कैसे है? नहीं है। इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो भी कैश फ्लो आ रहा है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12% ही है, क्योंकि ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट? सो दिस इज अनदर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम। पीपल हैव डेवलप्ड this IRR, but at that time they overlooked upon that mathematical mistake. ठीक है, आप सर्कुलर रेफरेंस एक्सेल की शीट में नहीं बना जाते, ठीक है? तो इस तरह का सर्कुलर रेफरेंस एक उन्होंने क्रिएट कर दिया, which was wrong, गलती हो गई। बट इंडस्ट्री ने तो एक्सेप्ट कर लिया, इंडस्ट्री में IRR चल रहा है। आप कहेंगे इंडस्ट्री के हवाले से, यस इंडस्ट्री में आप IRR कैलकुलेट कर रहे होंगे, पर मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं कि इंडस्ट्री गलत कर रही है। अकेडेमिया का काम क्या है? MS एकेडमिक डिग्री है। एकेडेमिया का काम क्या है? एकेडेमिया का काम है क्वेश्चन करें इंडस्ट्री क्या कर रही है, उसे इंप्रूव करें। इंडस्ट्री गलत कर रही है, मैं बताऊंगा, आप यूज जो मर्जी करें, ठीक है सर? सर 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 अल्टीमेटली आपका डिसीजन NPV के हक में जाना चाहिए। अगर NPV और IRR में कॉन्ट्राडिक्ट हो तो NPV पे जाए, NPV और MIRR पे कॉन्ट्राडिक्ट हो NPV पे जाए। अल्टीमेटली आज तक जितनी एकेडमिक डिस्कशन हुई है वो NPV की तरफ जाती है। उसका नतीजा ये NPV रेलेवेंटली बहुत नया मेथड है IRR की निस्बत।
IRR कम से कम 80-90 साल प्रैक्टिस करते हो गए, इट्स एन ओल्ड मेथड। येट एनपीवी आप देखिए 0% से 30% अकेडमी इंडस्ट्री एक्सेप्टेंस पे आ गया है, बल्कि अभी एनपीवी एक फैशन बन गया, फैड से ज्यादा फैशन बन गया। IRR इज मोर लाइक अ फैड, इट इज अ फैशन बन गया। एवरीबडी आस्क यार एनपीवी क्या है, तुमने प्रेजेंट वैल्यू क्या ऐड की है। लोग आम जुबान में जिन्हें एनपीवी का ख्याल नहीं है वो भी बात करते हैं वैल्यू ऐड की, कहते हैं ना आपने ऑर्गेनाइजेशन में आया आपने क्या वैल्यू ऐड की। बेसिकली कॉन्सेप्ट सारा का सारा फाइनेंस से निकला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी ऐड हो जाती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आज के दिन में तुमने कितने पैसे ऐड किए, राइट सर। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द बेस्टेस्ट ऑफ ऑल द मेथड्स, इट इज द बेस्ट मेथड, राइट सर। आर वी गुड सर, शुड वी मूव अहेड? ओके, एक चीज हो गई है, एक और चीज बात करते हैं, ये आखिरी टॉपिक है प्राइमरीली आपका। टॉपिक तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ एक चीज हमने डिस्कस नहीं की। अगर किसी प्रोजेक्ट की, हमने अभी तक जितने प्रोजेक्ट्स में बात की वो तमाम प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनमें लाइफ इक्वल थी, आपने शायद उसमें गौर नहीं किया, जितने भी क्वेश्चन आए उनमें लाइफ इक्वल थी। जब आप दो अपॉर्चुनिटीज में एवेलुएट करते हैं तो आप हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज में एवेलुएट करते हैं जिनकी नॉर्मली लाइफ इक्वल हो। हर अपॉर्चुनिटी की लाइफ इक्वल नहीं होती। मैंने इस पे पहले भी एग्जांपल पे बात की थी और फिर छोड़ दी थी कि इन अनइक्वल लाइफ वाली प्रोजेक्ट्स को बाद में हम एवेलुएट करेंगे। आज तक हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स भी, जितने आपने कैश फ्लोज को एवेलुएट किया, बेशक बुक खोल के देख लीजिए, जितने क्वेश्चन किए जिस उसमें अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट भी होते थे, एक प्रोजेक्ट का से हमने वो अपनी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पे प्रोजेक्ट ए और बी लिखा था, दोनों में जब हम एवेलुएट करते थे दोनों की लाइफ एक जितनी थी। ऐसे ही है सर, दोनों की लाइफ एक जितनी थी, एक जितने साल के बाद कैश फ्लोज आते थे, ऐसे ही है सर। बहुत प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ इक्वल नहीं होती, बल्कि रियलिटी में आपकी लाइफ में ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे ही होते हैं जिनकी लाइफ इक्वल नहीं होती। एग्जांपल हमने पहले भी दी थी, अब भी दिए देता हूं। हीनो की 40 सीटर 10 लेता हूं तो मैं अज्यूम करता हूं 10 साल चलेगी बगैर मुझे टेंशन दिए, या 10 लाख किलोमीटर चलेगी। सेम है डाइवो का टूर ऑपरेटर हूं, कोई टूर ऑपरेटर हूं, और मैंने हीनो 10 चाहिए 40 सीटर, हीनो लेता हूं 4 मिलियन 5 मिलियन की आती है, पर पीस ऑफ माइंड होता है 5 लाख किलोमीटर का खर्चा नहीं करेगी। उसके अगेंस्ट मास्टर की भी ले सकता हूं, बट एवरीबडी नोज चाइनीज बसेस जब आप लेते हैं सस्ती पड़ती हैं, हो सकता है 2 मिलियन की पहुंच जाए, पर हो सकता है 2 साल के बाद प्रॉब्लम शुरू करे। अग्रीड और नॉट, राइट सर। सो लाइफ दोनों प्रोजेक्ट्स की इक्वल नहीं है। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी, ये हाँ, उसके जवाब में लोग बात करते हैं, कहते हैं यार मुझे फोटोकॉपियर चाहिए था, एक था कि मैं फ्रेंच मिनोल्टा का फोटोकॉपियर लेता, ठीक है, फ्रेंच फोटोकॉपियर लेता, जर्मन फोटोकॉपियर लेता, एक था मेरे पास चाइनीज ले लेता। अच्छा, फ्रेंच जो है वो तो 3 साल चलेगा, चाइनीज 1 साल चलेगा, कोई बात नहीं, 1 साल के बाद फिर नया ले आऊंगा, फिर नया, मैंने तो फोटोकॉपी करनी है ना, हर साल के बाद नया लाता जाऊंगा। लोग कहते हैं कि नहीं, राइट। इसका मतलब है कि वो अनइक्वल लाइफ को अपने दिमाग में इक्वल कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं, लोग इस तरह बात कर रहे होते हैं, यार चाइनीज 3 दफा भी लेना पड़ा तब भी 30,000 का पड़ेगा, जर्मन 1 दफा भी लूंगा तो 50,000 का पड़ेगा। ये 10-10 हजार करके 3 सालों में किस्तों में 30,000 जाएंगे, ये 50,000 एकदम आज जाएंगे, आज की वैल्यू में। लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं इस तरह, करते नहीं, आप मैं सारे करते हैं सर। उस डिसीजन मेकिंग को, ये तो मैंने बड़ी आसान आपको प्रपोजल्स बना दी ना, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं। उन तमाम चीजों को एवेलुएट करने के लिए हमने 2 मेथड बनाए हुए अनइक्वल लाइफ को एवेलुएट करने के लिए। एक को हम कहते हैं जी रिप्लेसमेंट चेन मेथड, और दूसरे को कहते हैं जी इक्वल एनुअल एन्युटी अप्रोच। पहले रिप्लेसमेंट चेन करता हूं, वो बिल्कुल एनपीवी की बहन भाई है। पहले रिप्लेसमेंट चेन मेथड, उसके बाद इक्वल एनुअल एन्युटी अप्रोच। 2 तरीके करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। कोई एक प्रोजेक्ट लेता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं, उसमें पहले इक्वल एनुअल एन्युटी अप्रोच करता हूं, थ्योरेटिकली उस पर डिस्कशन से बहुत बेहतर है कि मैं सर, ये अनइक्वल लाइफ कहीं लिखा आएगा, मुझे नजर नहीं आता। हाँ जी, टाइमिंग सर वो भी करा दूंगा। 14 से समझ लें, 15, 16 जो फिर आप एक दफा ये समझ लें, जो क्वेश्चंस आप कहेंगे करा दूंगा। ये सारे चैप्टर ही आधे घंटे की मैक्सिमम मार है, कोई इशू नहीं, ये सारा हो जाएगा जब आप कहेंगे तो। सर ये वाला नहीं,
इसके बाद हल्की सी डिस्कशन करनी है अगर आप इजाजत दे दें। नहीं, वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उस पर हल्की सी बात करनी है। प्रैक्टिस में आप सबको ट्रेजरी वालों से वास्ता पड़ता है, मुझे नहीं पता कितने आप लोगों की कंपनीज में ट्रेजरी है, पर ट्रेजरी डिपार्टमेंट से वास्ता पड़ता है। इन्वेंटरीज की मैनेजमेंट, अकाउंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, अकाउंट पेएबल्स के कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर जगह अपने हिसाब से चलता है, तो उसमें फाइनेंशियल मैनेजर का एक खास रोल होता है, उससे हम डिस्कस कर लेंगे। या प्रोजेक्ट मैनेजर का, फाइनेंशियल मैनेजर लोग बड़ा हाई-फाई चीज समझते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैनेजर भी होता है अपने प्रोजेक्ट का, उसका एक खास रोल होता है, हल्का सा डिस्कस कर लेंगे अगर आप चाहेंगे। एग्जामिन वो नहीं हो रहा, ये एग्जामिन हो रहा है। ओके जी, दी इवर्ट एक्सप्लोरेशन कंपनी इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लान्स। अब इसे पढ़ लेते हैं जी, उसके बाद दोनों मेथड इसी पे अप्लाई कर लेंगे। The Avert Exploration Company is considering 2 mutually exclusive plans for extracting oil on property for which it has mineral rights. Both plans call for the expenditure of 10 million to drill development wells. दोनों plans एक जैसे cash outflow कर रहे हैं। Under Plan A, all the oil will be extracted in 1 year, producing a cash flow at time T is equal to 1 of 12 million. Under Plan B, cash flows will be 1.75 million for 20 years. एक केस में पहले साल में सारे के सारे पैसे मिल रहे हैं, दूसरे केस में 20 साल तक आप चल रहे हैं। एक केस में जी पर 1.75 पर ईयर है ना? हाँ जी जी, 10 मिलियन एक साल के लिए होगा। इसमें बेसिकली इक्वल एनुअल एन्युटी वगैरह को नहीं करना, सिंपली एनपीवी निकालना है, ठीक है। इसलिए इसको एक लम्हे के लिए छोड़ दीजिए। टाइमिंग डिफरेंसेस जरूर थे पर वो यूज नहीं हो रहा। मैं जहां वो मेथड यूज हो रहा है उस पर चले चलता हूं, फिर उसके बाद ये भी करा दूंगा। 1 मिनट के लिए मुझे दीजिए। हाँ ये ठीक, सॉरी यार, वो मैंने क्वेश्चन देखा नहीं था जो कहा। शाओ, ये बिल्कुल ठीक है। 16 शाओ एयरलाइंस इज कंसिडरिंग 2 alternative planes. Plane A has an expected life of 5 years, will cost 100 million and will produce net cash flows of 30 million per year. Plane B has a life of 10 years, will cost 132 million and will produce net cash flows of 25 million per year. Shaw plans to serve the route for only 10 years. Inflation in operating cost, airplane cost and fares is expected to be 0 and the company's cost of capital is 12%. By how much would the value of the company increase if it accepted the better project? That is the plane. What is the equal annual annuity approach? Equal annual annuity की बात कर रहे हैं, पहले इसे equal annual annuity से कर देंगे, फिर replacement chain method से कर देंगे अगर आप कहेंगे। अब वो चूंकि equal annual annuity की बात पहले कर रहे हैं तो equal annual annuity approach से देख लेते हैं। देखिए 2 तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स को अलग-अलग पहले उनकी सिर्फ जो उसने इंफॉर्मेशन गिवन है उस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करना शुरू करते हैं, उसके बाद मेथड लगाएंगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ नाम चेंज किया गया है, काम आपने पहले भी यही किया होगा। एक प्रोजेक्ट ए है जी और एक प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए कौन सा है? आप एरोप्लेन एक ले रहे हैं, और प्रोजेक्ट बी कौन सा है? वहां भी आप एक प्लेन ले रहे हैं। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। ओके जी, प्रोजेक्ट ए में क्या है जी? एक्सपेक्टेड लाइफ 5 इयर्स, यही है जी प्रोजेक्ट ए की। प्रोजेक्ट ए की एक्सपेक्टेड लाइफ 5 इयर्स है जी, और कॉस्ट कितनी है जी? इनिशियल कैश आउटफ्लो 100 million and will produce net cash flows of 30 million per year. कैश फ्लोज कितने के प्रोड्यूस करेगा जी? 30 million per year, obviously for 5 years, अपनी लाइफ के हिसाब से। ओके, प्लेन बी हैज अ लाइफ ऑफ 10 years. प्लेन बी लाइफ कितनी होगी सर? 10 years. Will cost 132 million. इसका मतलब है इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना हो गया जी? 102 million. And will produce net cash flows of 25 million per year. कैश फ्लोज कितने हैं जी? 25 million per year. Shaw plans to serve the route for only 10 years. एक चीज क्लियर कर दी, इस अप्रोच में अल्टीमेटली आपके जहन में ये होता है कि जो प्रोजेक्ट छोटी लाइफ का है
उसको आप इनडेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हो। अगर प्लेन ए आप लेते हो तो कहने को प्लेन ए की लाइफ कितनी है? 5 साल। तो 5 साल के बाद आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो एक और 5 साल के लिए। आपके जहन में ये अजम्पशन रहनी चाहिए। यहां इसीलिए उसने कहा है कि 5 साल बाद भी कॉस्ट सेम रहेंगी, 5 साल बाद भी कॉस्ट सेम रहेंगी, कोई इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन, फेयर, सब इफेक्ट जो है इस टाइम पीरियड में जीरो होगा, वो लिखें। एंड फेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी जीरो एंड द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। सारी चीजें जीरो रहेंगी, इंक्रीमेंट कोई नहीं होगा, यही कॉस्ट रहेंगी। अगर मैं रिप्लेस भी करना चाहूंगा, अगर 5 साल बाद प्लेन, देखें अगर मैं प्लेन ए ले लेता हूं तो मुझे 5 साल के बाद इन 10 सालों के लिए 2 दफा रिपीट करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना? ओके। इस केस में वो मुझे कह रहा है जी इक्वल एनुअल एन्युटी अप्रोच बताओ। इक्वल एनुअल एन्युटी दोनों की निकालो। इक्वल एनुअल एन्युटी क्या है? देखिए ये प्रोजेक्ट 5 सालों के लिए और ये प्रोजेक्ट 10 सालों के लिए। अगर हम दोनों के नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे तो वो जस्टिफाई नहीं करेगी। क्यों जस्टिफाई नहीं करेगी? एक चीज 10 सालों में पैसे दे रही है, मोस्ट प्रॉब्ली उसकी एनपीवी उस चीज से जो 5 सालों में पैसे दे रही है ज्यादा होगी। देखिए अगर मैं 25 रुपए पर मंथ भी आपको कमा के देता हूं और 100 साल तक देता रहूं, दूसरे साहब 40 रुपए या 30 रुपए या 28 रुपए दें और सिर्फ 50 साल तक दें, तो ऑब्वियसली मेरे पैसे ज्यादा हो जाएंगे ना जी, राइट? इन दोनों को कंपेयर करने, किस तरह कंपेयर होगा? कंपेयर इस तरह होगा, आप कहेंगे यार मंथली बेसिस पे कौन मुझे कितने दे रहा है या एनुअली बेसिस पे कौन कितने दे रहा है। एनुअल बेसिस पे ले आए, कंपैरिजन अपने साथ करें। ये पैसे 5 साल में मिल रहे हैं, अगर ये 10 साल की बजाय एनुअल बेसिस में मुझे कितना इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर ऐसी एन्युटी होती तो उसमें कितनी एन्युटी की अमाउंट होती? अगर इसकी एन्युटी बना ली जाए तो एन्युटी की अमाउंट कितनी है? जरा मैं कैलकुलेट करता हूं और आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। सबसे पहले तो देखिए जी, इसमें इनिशियल कैश आउटफ्लो हमने मालूम कर लिया, ठीक है जी। इनिशियल कैश आउटफ्लो मालूम कर लिया, कितने पैसे हैं जी? 100 मिलियन। कितने टाइम पीरियड में? सो अगर मैं इसकी एनपीवी मालूम करना चाहूं, सबसे पहले एनपीवी निकालिए। एनपीवी मालूम करना चाहूं इसकी क्या होगी जी? एनपीवी 30 मिलियन डिवाइडेड बाय 1। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है जी? 12%। 1.12 प्लस 30 डिवाइड बाय 1.12 होल रेज़ टू पावर 2 प्लस 30 1.12 होल रेज़ टू पावर 2 30 1.12 होल रेज़ टू पावर 4 30 1.12 होल रेज़ टू पावर 5। डू यू एग्री जी? यहां तक तो कोई एतराज नहीं, ये तो सिंपली एनपीवी निकालना है। एनपीवी निकाल लिया, माइनस सॉरी इनिशियल कैश आउट। इनिशियल कैश आउट होता जी 100 मिलियन। मैंने किसी चीज में मिलियन नहीं लिखा, खुद ही अंडरस्टैंड हो रहा है, हर चीज मिलियन में, आखिर में मिलियन लिख दूंगा आंसर में, ठीक है जी। सो इसको देख लें, प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्या बनती है? ये एक एन्युटी बन गई है। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, पेमेंट ओवर आए 1 - 1 ओवर 1 प्लस आए होल रेज़ टू पावर 5 माइनस 100। सर कितनी आ गई? 2 1.12। ओह सर सॉरी, मेरे पास आ रहा है जी 108.143 माइनस 100। दिस मीन्स 8.13286 मिलियन। एनपीवी तो मालूम करना सिंपल है ना जी, दूसरे का भी एनपीवी मालूम कर लिया। पहले दोनों के एनपीवी मालूम कीजिए, एनपीवी ए एंड एनपीवी बी। एनपीवी बी क्या होगा जी? सिंपली कैश फ्लो हर दफा आपको 25 मिलियन मिल रहा है, सो 25 डिवाइडेड बाय 0.12 इंटू 1 - 1 ओवर 1.12 होल रेज़ टू पावर कितने टाइम पीरियड है जी? 10 माइनस 132। ये देख लीजिएगा कैलकुलेशन की कोई गलती ना हो प्लीज।
हिट एंड ट्रायल का जो सर रिटर्न ट्रायल की तो जरूरत ही नहीं है ना, फॉर्मूला लगाया, एनुटी बना ली है, 10 साल की पेमेंट है, एनुटी की प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लो। सर एंड रिजल्ट है सर 9.255 जी सर, ये 9.255 मिलियन, प्रोजेक्ट ए की कितनी आ गई 8.1328 मिलियन। अब ये एनपीवी दिखने में इससे ज्यादा लगती है, ऐसे ही है सर, ये एनपीवी दिखने में ये एनपीवी दिखने में उससे ज्यादा लगती है। अब इनकी इक्वल एनुअल एनुटी निकालिए, इक्वल एनुअल एनुटी क्या है? अगर ये प्रेजेंट वैल्यू हो, अगर ये प्रेजेंट वैल्यू हो किसी भी अमाउंट की और उसमें सालाना बेस पे आपको 5 टुकड़े करके पेमेंट्स मिले, तो वो कितनी अमाउंट्स की पेमेंट होंगी? नेट अमाउंट आपको कितनी मिल रही है 8 मिलियन। ये किस इक्वल पेमेंट के इक्वल है? अगर ये नेट अमाउंट आज आपको मिल जाए या उसके ऑल्टरनेटली 5 किस्तें आपको मिले, तो एक किस्त कितने की होगी? जिस तरह गाड़ी को लीज कराते हैं एनुटी की, सो एनुटी की जो फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू पेमेंट ओवर आई इंटू 1 - 1 ओवर 1 प्लस आई होल रेज़ टू द पावर n। यही फॉर्मूला है सर। इस वक्त प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी क्या है जी? 8.13286। पेमेंट कितनी है जी? पेमेंट इज अननोन विच इज इक्वल एनुअल एनुटी। इक्वल एनुअल एनुटी सालाना बेस पे मैं कितने पैसे कमा रहा हूं, डिवाइडेड बाय आई, हाउ मच इज आई? इंटरेस्ट रेट 0.12 इंटू 1 - 1 ओवर 1.12 होल रेज़ टू द पावर 5। ये क्या बताएगी? सालाना बेस पे हर साल में तुमने इतनी वैल्यू ऐड हो रही है, सालाना बेस पे क्या वैल्यू ऐड हो रही है। और दूसरी तरफ ये प्रोजेक्ट ए की इक्वल एनुअल एनुटी हो जाएगी, यहां प्रोजेक्ट बी की इक्वल एनुटी आ जाएगी। ये कितनी आएगी? 9.255 इज इक्वल टू इक्वल एनुअल एनुटी डिवाइडेड बाय 0.12 इंटू 1 - 1 ओवर 1.12 होल रेज़ टू द पावर 10। ये 10 सालों में पेमेंट कर रहा है। तो अगर 9.255 आपको मिले तो 10 सालों में आपको कितने पैसे मिलेंगे हर सालाना बेस पे? अब ये क्या आपको बताएगी? इक्वल अमाउंट। यहां 5 साल के लिए ये सालाना बेस पे अमाउंट मिल रही है, 5 साल बाद अगर आप दोबारा प्रोजेक्ट को रिपीट करेंगे तो दोबारा सेम अमाउंट आनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है 10 साल तक आपको ये यहां से जो भी इक्वल एनुअल एनुटी मिलेगी वो मिलती रहेगी। इस केस में 10 साल तक यहां से जो इक्वल एनुअल एनुटी मिलेगी वो मिलती रहेगी। जिसकी इक्वल एनुअल एनुटी ज्यादा होगी वो प्रोजेक्ट आपकी सेहत के लिए मुफीद है, दैट इज बेटर वन। दोनों की इक्वल एनुअल एनुटी निकाल लेते हैं। सर फर्स्ट कितना है सर? 2.25 और दूसरे का सर? जी सर नहीं सर, आप तो -100, कौन सा -100? ये वाला -132 है सर, 1.63। अब ये सालाना बेस पे कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है? 1.63। ये सालाना बेस पे कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है? 2.25। सो विच प्रोजेक्ट वुड यू प्रेफर? सालाना बेस पे 2.25 और सालाना बेस पे 1.8। आप एनुअल बेसिस पे उसे ले आते हैं, सालाना बेस पे मेरे लिए कितनी वैल्यू ऐड? जी सर। सर ये दिस इज द क्वेश्चन सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व है ना। 1 लाख अगर आज मिलता है, 5 साल में मैं आपको 20-20 हजार करके वापस करूं, वुड यू बी हैप्पी? गाड़ी की लीज वाली एग्जांपल दोबारा देता हूं। गाड़ी की लीज आपने 15 लाख रुपया लीज कराया था, ऐसा ही है। पर मंथ जो पेमेंट बनी थी उसे अगर आप 60 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो बन जाती कोई 25 लाख के करीब। 10 लाख एक्स्ट्रा क्यों लिए जाते हैं? सर आप ऑलरेडी आपने डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू मालूम की है, वो दोनों एनपीवी मालूम हो गई है, राइट जी। अब मैं ये कहता हूं ये तो
ऐसी चीज आ गई, आपको सामने नजर आ रहा था, ये ऐसे रेट नजर आ गया, आपको सामने नजर आ रहा था, एक प्रोजेक्ट 10 साल के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू 9 मिलियन दे रहा है, 8 मिलियन दे रहा है, तो वो 8 मिलियन वाला बेहतर होना चाहिए। बट कोई आपको एक मैथमेटिकल आंसर नहीं मिला, आपने बात का कंफ्यूजिंग होता है आंसर, बिल्कुल करीब करीब होता है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इतने एक्सप्लिसिट डिफरेंस नहीं होते, एक 10 साल के लिए, एक 9 साल के लिए, एक 9 साल के लिए, एक 8 साल के लिए, समथिंग लाइक दैट। उस केस में आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ देखना है, पैसे की वैल्यू नहीं छोड़नी। वो जो एनपीवी आपने निकाली थी, नेट प्रेजेंट वैल्यू आज की टर्म में निकाली थी, प्रोजेक्ट कितने साल के लिए आपके साथ रहेगा? 5। ये टोटल प्रोजेक्ट 10 साल के लिए कर रहे हैं। ऊपर देखे रूट पे आपने एरोप्लेन कितने साल तक चलाना है? 10 साल तक आपने चलाना है। अग्री? इसका मतलब है ये रूट आपके साथ कितने साल तक है? 10 साल। अगर आप प्लेन बी लेंगे तो 10 साल तक उसके साथ स्टॉक है। प्लेन ए लेंगे तो 5 साल बाद दोबारा आप प्लेन ए ले सकते हैं सेम प्राइस में। अग्री और नॉट? प्लेन ए अगर आज मैंने 100 मिलियन का लिया और कोई इन्फ्लेशन नहीं आ रही तो 5 साल बाद दोबारा 100 मिलियन का नहीं ले सकता। ये प्रोजेक्ट तो मैंने 10 साल के लिए करने हैं ना। अजम्पशन आपके केस में देखे सिंपल रहे ना, यूं तो फिर कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड करते जाएंगे, मैं डिस्कशन शुरू कर दूंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके केस में रखें कि अज्यूम करें इन्फ्लेशन नहीं, मैथमेटिक्स को आसान रखें, अज्यूम करेंगे इन्फ्लेशन नहीं है, पेपर में भी ऐसा ही है। अज्यूम कीजिए इन्फ्लेशन नहीं। अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो 5 साल बाद सेम एरोप्लेन में 10 मिलियन का 100 मिलियन का ले सकता हूं। इसका मतलब है सालाना बेस पे वो मेरे साथ वैल्यू कितनी ऐड कर रहा है। पहले 5 साल सालाना बेस पे मेरे लिए वैल्यू ऐड करे 2.25 मिलियन, 5 साल बाद उस प्रोजेक्ट को दोबारा रिपीट कर लूंगा, फिर 5 साल तक 2.25 मिलियन ऐड करेगा सालाना बेस पे। सो अल्टीमेटली फिर हम सालाना बेस पे प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। अगर ये 10 साल वाला 10 साल तक कितने कमिट कर रहा है? 1.63 मिलियन। और दूसरा वाला जिसकी अनइक्वल लाइफ थी वो कितना कमिट कर रहा है? 2.25 मिलियन। इसी को रिप्लेसमेंट चेन मेथड से यही क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर एक दो और क्वेश्चन कर लेंगे। इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं सर। क्यों सर? मास्टर वाले जीत के। आप देखिए प्रैक्टिकली कैसा नहीं होता, आप चाइना वाली चीज ले लेते हैं, आप प्रैक्टिकली नहीं होता। आप कहते हैं यार ये जर्मनी की साइकिल लूंगा, मैं अपने बच्चों के लिए साइकिल लेने गया द अदर डे, सो आई हैव सीन साइकिल्स बाइसिकल्स व्हिच वर लाइक 85,000 and I had bought a bicycle which was like 12,000 a piece. So what was I thinking? I was thinking okay यार fine, उसने 10 साल चलना है, कोई बात नहीं है, 10 दफा खराब होगी फिर भी मुझे प्रेजेंट वैल्यू टर्म में सस्ती पड़ रही है। किस्तों में 10-10 हजार 12-12 हजार करके दे रहा हूं ना, ठीक है। 10 साल चलेगी कहां? बच्चा साइकिल घुमा देगा, तोड़ देगा, चलाने से इनकार हो जाएगा। सो आप देखिए इसी वजह से तो चाइना जीता हुआ है। प्रोजेक्ट रिपेयर हो सकती है, उसकी लाइफ एक्चुअली कितनी है, रिपेयर होने की जरूरत है, स्पेयर। सो बाकी तमाम कंडीशंस यहां हमने स्टैंडर्ड की हैं, ऐसा होता नहीं है जी। मैं अब लास्ट मेथड कर लूं जी। देखिए अगर ये प्रोजेक्ट 5 साल के लिए होता तो दोनों को कंपेयर ना कर सकते। ये प्रोजेक्ट 5 साल के लिए अगर होता, एक प्रोजेक्ट 10 साल का, एक 5 साल का, कंपेयर नहीं कर सकते। ये सिर्फ उस सूरत में कंपेयर कर सकते हैं अगर जो पहला प्रोजेक्ट है उसे मैं रिपीट कर सकूं। देखिए उसने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है? शाह एयरलाइंस इज कंसिडरिंग 2 अल्टरनेटिव प्लेन्स। Plane A has an expected life of 5 years, will cost 100 million and will produce. आखिर में कह रहे हैं Shaw plans to serve the route for only 10 years। इसका क्या मतलब है? 5 साल वाला प्लेन मैं 2 दफा लूंगा, नहीं तो मैं 10 साल तक रूट को कैसे सर्व करूंगा? प्लेन्स मेरे पास 5 साल के बाद खत्म हो गए तो मैं कैसे रूट को सर्व करूंगा? उसके लिए दोबारा प्लेन चाहिए, तो 5 साल बाद दोबारा मुझे 5 साल वाला खरीदना पड़ेगा। कितने का खरीदूंगा? अजम्पशन के अंदर लिखा हुआ है, लिखा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, एयरलाइन कॉस्ट एंड फेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 0, कोई इन्फ्लेशन नहीं है उनमें। इसका मतलब कैश इनफ्लो इसी तरह आता रहेगा, दोबारा होगा। तो इसीलिए तो इक्वल एनुअल एंट्री ले रहे हैं ना। हर 5 साल में सालाना बेस पे आप कितने पैसे कमा रहे हैं? पहले 5 साल में 2.25 मिलियन, उसके बाद 5 साल बाद भी तो 2.25 मिलियन अगर दोबारा रिपीट कर दिया तो अगले 5 साल के लिए भी तो इक्वल एनुअल एंट्री वही होगी, कोई इसमें डाउट तो नहीं। इसको एक और तरीके से करके देखते हैं सर। पहले इनका क्वेश्चन ले लूं, आपका लेता हूं सर। हो अग्री, यहां उसने क्या कहा है? एडअप नहीं हो रही। ओके, मैं नहीं, आप अपने लेवल तक अगर रहेंगे फिर मैं मैथमेटिकली जाऊंगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं, आपकी जो हमने
कॉस्ट बुक रखी हुई है वो भी उसे इन्फ्लेट नहीं कराती, नहीं तो कंफ्यूजन आएगी। ठीक है सर, आप ये for 10 years. Sir. Whatever is the number of the years we have to operate. हमने सिर्फ per year पर ईयर इक्वल एनुअल एन्युटी लेकर आनी है। पर याद रखिए ये ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है जो कि इनडेफिनेट टाइम मल्टीप्लाई हो सकते हो। ये 5 साल वाले को मैं 2 दफा रिपीट कर सकता हूं। अगर ये अपॉर्चुनिटी 5 साल के बाद रिपीट करने की मेरे पास नहीं है फिर ये नहीं है, फिर कंपेरेबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 साल बाद अगर 100 मिलियन वाला प्लेन मुझे 500 मिलियन में मिला, ओके, आप टेलीकॉम सेक्टर से, टेलीकॉम सेक्टर में हमारी एक कंपनी, अब नाम नहीं लूंगा, गैर मुनासिब बात है, उसने यूफोन को ऑफर की, कोई चाइनीज कंपनी थी, उसने यूफोन को ऑफर की, खुदा का वास्ता है टावर ले लो, पैसे 5 साल बाद दे देना। प्रैक्टिकली ऐसे ही हुआ। ठीक है जी, हमारा सिस्टम ले लो, हम 3G तुम्हें ऑफर करते हैं, हमारी एक्सचेंज लगा लो। एरिक्सन के साथ मुकाबला था, एरिक्सन कैश मांगती थी, ये 3 साल के उधार पे दे दिया इन्होंने, समथिंग लाइक दैट, 3 साल के 5 साल के, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है जी। पीटीसीएल में भी यही किया, दे दिया, कंपैक्टर को आउट कर दिया। अब स्पेयर पार्ट किससे लेने हैं? जितने मर्जी के दूं। सो या तो पहले एग्रीमेंट में फिक्स हो जाए, अगर एग्रीमेंट में पहले फिक्स नहीं हो सकता तो मैं एवेल्युएट नहीं कर सकता। अगर 5 साल बाद भी मुझे 100 मिलियन का मिलेगा, अगर वो 100 मिलियन का नहीं मिलेगा, 5 साल बाद मैं प्लेन ए में फंस गया, उसने पहले मुझे मुफ्त दे दिया, 5 साल बाद कहता तुझे तो 500 मिलियन का दूंगा अगला प्लेन, अब मैं प्लेन ए पे जा नहीं सकता हूं से किसी भी वजह से। प्लेन ए तो मैंने 10 साल के लिए यूज करना था, प्लेन बी मेरे लिए रह गया, तो वो तो अब मैंने कॉस्ट को फिक्स करना है। 5 साल बाद भी कुछ टाइम वैल्यू इन्वॉल्व होती है, वो चेंज हो जाएगी। नहीं, वो चेंज होती है। यहां आप देखिए उसमें लिखा क्या हुआ है कि वो चेंज नहीं हो रही, कॉस्ट चेंज नहीं हो रही। ये आप कॉस्ट को कांस्टेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स में आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि अपनी कॉस्ट को वहीं मैं रोक सकता हूं। क्या आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करते? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में बिकते हैं। मैं आज चाहूं तो सोने की प्राइस को 5 साल के लिए अपने लिए फिक्स कर दूं। आप कह रहे हैं मल्टीपल तो ये आप मैं एक और तरीका समझा लूं, मैं डिटेल से ये समझाता हूं। ये दूसरा तरीका डिमांड कर रहे हैं आप, आपको मैं समझा लेता हूं, मैं बताता हूं, 1 मिनट मुझे जी। सर अगर जो इसी केस में अगर बात करें तो जो प्लेन ए सर एनपीवी निकालने के लिए एक सिनेरियो ड्रॉ करना है। सर 2 कैश आउट, जो कैश आउट को है 2 दफा ऑनलाइन सर मैं इसको अगर टाइमलाइन बना दूं और उससे डिस्कस करूं तो देखिए, जरा मुझे इजाजत दीजिए। एक प्रोजेक्ट ए है और एक प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए, प्लीज थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा जी। दूसरे मेथड की तरफ आता हूं, पहले मुझे पहले मेथड को दोबारा क्लियर करने दें, फिर दूसरे मेथड की तरफ साथ जा जाऊं। ये प्रोजेक्ट ए है, यहां आपने प्लेन खरीद लिया, इनिशियल कैश आउटफ्लो हुआ 100 मिलियन का, एंड ऑफ ईयर 1 आपके पास कैश फ्लो आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। अग्रीड सर? प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल के बाद खत्म हो गई। इस चीज की आज आपने वैल्यू निकाली, सारी कैश फ्लो की यहां से यहां तक। वो वैल्यू क्या थी? उसे आपने फरमाया एनपीवी है। वो कितनी एनपीवी निकाली? आपने कहा जी 8.1438286 मिलियन है। ऐसे ही है सर, कोई एतराज नहीं। इसके सामने एक और दूसरा प्रोजेक्ट है, मैं उसको इजाजत दीजिए ग्रीन से लिख लूं, नहीं तो अदरवाइज क्लियर नहीं होगा। प्रोजेक्ट बी है, वो एनपीवी, उसका इनिशियल कैश आउटफ्लो था जी, इनिशियल कैश आउटफ्लो था जी 132 मिलियन, और उसके बाद वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल तक चला रहा था। ठीक है, एनपीवी कितनी वो ऐड कर रहा था? 9.2। ये दोनों वैल्यूज आज की वैल्यूज हैं। एक प्रोजेक्ट कमिट कर रहा है 5 साल में वैल्यू दे रहा है, एक प्रोजेक्ट कमिट कर रहा है 10 साल में दे रहा है। 5 साल वाले प्रोजेक्ट का मतलब है कि 5 साल वाला एक अपॉर्चुनिटी रखता है, ये 5 साल में खुद कंज्यूम हो जाएगा और 5 साल में तुम्हें कितने पैसे कमा के देगा? 8.14 मिलियन। इसका ना अदर वर्ड्स मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि 5 साल के बाद इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करो। इसका क्योंकि आपने ओवरऑल रूट कितने अरसे के लिए खरीदा हुआ है?
10 साल के। इसका मतलब है ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है 6, 7, 8, 9, 10 तक इसे एक्सटेंड करो। अग्री और नॉट? अगर सर एक मिनट वो कंप्लीट करने दे। अगर ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, साथ वो कहता है प्लेन की कॉस्ट भी आज एग्रीमेंट होगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता मैं आपसे आज एक गाड़ी का एग्रीमेंट करूं, 100 गाड़ियां आपसे होंडा सिविक लूं और कहूं 5 साल बाद 100 और लेने का एग्रीमेंट करता हूं, सिर्फ उस सूरत में एग्रीमेंट करूंगा अगर प्राइस सेम ही रखोगे। भाव करते हुए बहुत सारी बातें हो जाती हैं। ठीक है जी, अग्री कर गई अगली पार्टी। अज्यूम कीजिए ना, क्वेश्चन में लिखा है, सिनेरियो को किया उसने, उस सिनेरियो में उसने कहा है कि प्राइस नहीं बढ़ी, मैं प्राइस बढ़ा के कराऊंगा पहली दफा में ही, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो प्राइस नहीं बढ़ी, ये इस क्वेश्चन की बेसिक अजम्पशन है, प्राइस नहीं। इसका मतलब है 5 साल बाद इस प्रोजेक्ट को जब मैं दोबारा शुरू करूंगा तो ये दोबारा एनपीवी ऐड कर देगा 8.143286 मिलियन। अग्री और नॉट? पर ये एनपीवी कब ऐड करेगा? 5 साल के बाद। कब ऐड करेगा? 5 साल के बाद। अब 2 तरीके इन सारी बातों को इवैल्यूएट करने के। एक तरीका क्या है, सालाना बेस पे देखूं ये मुझे कितने पैसे कमा के दे रहा है। जब मैंने इक्वल एनुअल एन्युटी निकाली तो 5 सालों के लिए निकाली। इसका मतलब है 8.143286 मिलियन किसके इक्वल है? 2.25 इधर, 2.25 इधर, 2.25 इधर एंड सो 2.25। और उसके बाद ये वाला एनपीवी जो है ये 2.25 देना शुरू हो जाएगा उसकी इक्वल। अग्रीड? ये वाला अब इस पे आ जाइए, 1 मिनट के लिए देख लीजिए, ये 9.255 आज ही दे रहा है 10 सालों के लिए। इक्वल एनुअल एन्युटी निकाली, ये सालाना बेस पे 1.63, 1.63, 1.63 एंड सो फोर्थ। सालाना बेस पे क्यों लेकर आया? मैं देख रहा हूं यार कि ये काम तो मैंने 10 साल तक करना है। प्रोजेक्ट वो बेहतर है जो एनुअल बेसिस पे मुझ में ज्यादा ऐड करे। वन टाइम ज्यादा ऐड करने की बात नहीं हो रही, एनुअल बेस पे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी तो लूज हो जाएगी ना। फिर अगर 10 साल के लिए प्लेन बे के साथ कमिट कर लिया तो क्या मैं इस पे 5 साल के बाद नया प्लेन चला सकता हूं? नहीं चला सकता। हाँ, अगर प्लेन ए लिया तो 5 साल के बाद नया प्लेन चला सकता हूं। तो तमाम अपॉर्चुनिटी, पूरे 10 साल के लिए अपॉर्चुनिटी को देखना है, राइट? इसको वैल्यूएट करने का एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट चेन मेथड। रिप्लेसमेंट चेन मेथड क्या है? वो कहता है, वो सबसे सिंपल है, वो कहता है भाई दोनों प्रोजेक्ट्स की लाइफ को पहले इक्वल करो, एलसीएम ले लो दोनों का। एक प्रोजेक्ट की लाइफ है 5, एक की 10 है। इसका मतलब है दोनों की लाइफ को 10 रखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों की लाइफ को 10 रखो। इसका मतलब है प्रोजेक्ट ए को 2 दफा रिपीट कराना होगा और प्रोजेक्ट बी को 1 दफा। अब अगर प्रोजेक्ट बी 1 दफा में पैसे दे रहा है, 10 सालों में 9.255 दे रहा है, उस टाइम पीरियड में प्रोजेक्ट ए 2 दफा हो सकता है। पहली दफा होगा कितनी एनपीवी देगा? 8.14 मिलियन। दूसरी दफा फिर 8.14 मिलियन देगा जब स्टार्ट होगा, पर वो 8.14 मिलियन कब देगा? 5 साल के बाद। इसका मतलब है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करो। इसका मतलब है आज अगर उसकी ट्रू एनपीवी देखनी है रिप्लेसमेंट चेन मेथड से, तो जितनी उसकी लाइफ के साइकिल चल रहे हैं सब रिप्लेस करा के दोनों की लाइफ इक्वल करो। इसकी 10 साल की है तो ये 10 साल में जब 2 दफा रिपीट होगा तो क्या एनपीवी देगा? ट्रू एनपीवी इसकी होगी 8.14 राउंड कर लेता हूं, प्लस 8.14 डिवाइडेड बाय 1.12 होल इसका पावर 5। ये 5 साल बाद वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब है एनपीवी इसकी ट्रू एनपीवी होगी जी। ट्रू एनपीवी इसलिए कह रहा हूं कि ट्रू सेंस में ये एनपीवी बन रही है। ये ट्रू एनपीवी इसकी निकलेगी जी 8.14 divided by 1.12. So with me it is 4.61885. तो 4.61 रख लेता हूं। 8.14 plus 4.16. This is 12. Oh sorry, 13.02. राइट जी? अब देखिए, नहीं अभी भी नहीं क्लियर हुआ जी। मैंने अब इसे इक्वल एनुअल एन्युटी तक समझा दिया था। अब मैंने किया ना, अब मैंने किया रिप्लेसमेंट चेन मेथड चेंज कर दिया। दोबारा समझा देता हूं सर। यहाँ पे एक और फैक्टर भी तो है सर, ऑल्दो 5 साल बाद वो वैल्यू सेम रही है, लेकिन 2 कैश आउटफ्लो भी हो गए। हाँ ठीक बात कह रहे हैं। 1 मिनट के लिए देखिए, क्या यहां की रियलिटीज में कोई फर्क पड़ा था?
मेरी कमिटमेंट क्या थी? 5 साल बाद तुम्हें कितने पैसे दूंगा? 100 मिलियन। और प्रोजेक्शन क्या थी? 100 मिलियन। फेयर देखिए, इनफ्लो क्या होता है? जो फेयर्स आएंगे वो इनफ्लो है। कॉस्ट क्या है? वो जो खर्चे करूंगा, फ्यूल डालूंगा, वो सारे खर्चे निकाल के सालाना बेस पे मैं कितने पैसे बना रहा हूं? सालाना बेस पे मैं वही 30 मिलियन बनाता जा रहा हूं। सर वो बात ठीक है, लेकिन सर आफ्टर फाइनल यानी 6 ईयर के स्टार्ट पे आप दोबारा से जो कैश आउटफ्लो करूंगा, एनपीवी तो वही रहेगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एट दैट पर्टिकुलर टाइम माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लोज। 5 साल बाद कैश इनफ्लो 30 उन्हें डिस्काउंट करूंगा, एंड ऑफ ईयर 5 पे लेकर जाऊंगा। इसे 1 साल के लिए, इसे दूसरे साल के लिए, तो एनपीवी तो वही रहेगी। प्रोजेक्ट की अगर रियलिटीज वो हैं तो एनपीवी तो वही रहेगी। पर कौन सी एनपीवी होगी 5 साल बाद? रियलिटीज वही है। 5 साल बाद जब नया प्रोजेक्ट ऐड करूंगा तो वही एनपीवी दोबारा ऐड कर दूंगा। राइट सर? मैं कहता हूं, सर 1 मिनट मुझे एग्जांपल देने दीजिए। मैं कहता हूं कि मैं गाड़ी जब एविस कार रेंटल्स को देता हूं, मैं ओनर हूं या मैं अबर के साथ एक गाड़ी डाल देता हूं, जब भी मैं एक गाड़ी ऐड करता हूं तो 1 मिलियन रुपए से अमीर हो जाता हूं नेट प्रेजेंट वैल्यू बेस। रियलिटीज अगले 10 साल तक, और एक गाड़ी 3 साल तक चलती है। इसका मतलब है आज जब गाड़ी डालता हूं तो प्रेजेंट वैल्यू सेंस में 1 मिलियन रिचर हो जाता हूं। अग्री? मैंने अबर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और पीछे अपने सप्लायर्स के साथ भी ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अबर कहती है 5 साल तक तेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, सेम कैश इनफ्लोज तुम्हें मिलते रहेंगे, फिक्स अमाउंट मिलती रहेगी। टोयोटा इंडस मोटर से गाड़ी खरीद के लेता हूं, वो कहते हैं अगले 12 साल तक हमारा आपका एग्रीमेंट है, हर 3 साल के बाद सेम प्राइस पे गाड़ी दिया करेंगे। कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज बुक हो गए, ठीक है सर। एनपीवी 1 मिलियन आज ऐड हुई। कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का था? 12 साल का। 3 साल बाद फिर ये गाड़ी पुरानी फारिग होगी, नई गाड़ी ले आया, फिर कितने की एनपीवी ऐड होगी? 1 मिलियन की, उस जमाने की टर्म में। अगले 3 साल बाद फिर वो गाड़ी खत्म होगी, फिर एक ही गाड़ी का मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, फिर एक गाड़ी लेकर आया, कितनी ऐड हुई? 1 मिलियन, सो एंड सो फोर्थ। 4 दफा एनपीवी ऐड होगी। अब हर एनपीवी की प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर ली तो टोटल एनपीवी पता चल जाएगा मुझे 12 साल के लिए। राइट सर? सर सर नहीं, ना 200 मिलियन कैसे कर सकते थे? यू कैनॉट। आप मुझसे आज 1 लाख रुपए लेकर जाते हैं, आप मुझसे 10 साल बाद 1 लाख रुपए लेकर जाते हैं, क्या ये ट्रू सेंस में बराबर हो सकते हैं? जब तक असम्पशन नहीं ली, सिर्फ कॉस्ट और आउटफ्लो की असम्पशन ली है। मैं 200 मिलियन क्यों कमिट करूं? इसका मतलब है 2 प्लेन लेकर रख लूं, एक हैंगर में फालतू खड़ा रहेगा। नहीं सर। हाँ सर। सर हम अगर 10 इयर्स को सर मैं रिप्लेसमेंट चेंज मेथड बात कर रहा हूँ जी। ये तो सर ठीक है सर, तो हम उसके ईयर्स को 10 रखें, ठीक है। तो उसको 100 प्लस 100 मिलियन हो गया, इनिशियल कैश फ्लो हो गया, देख लिया कि कैश फ्लो वो भी तो एक मेथड है। नहीं, वो कैसे मेथड है? आप कह रहे हैं इनिशियल कैश आउटफ्लो प्रोजेक्ट ए का 200 मिलियन कर लो। क्या आप ट्रू सेंस में बताएं? मुझे 10 साल के लिए गाड़ी चाहिए, समझिए, मुझे गाड़ी, इनको समझाने दीजिए, मैं आपके साथ। मुझे 10 साल के लिए गाड़ी चाहिए। एक गाड़ी की लाइफ मेरे लिए कितनी है? 5 साल। मैं 2 गाड़ियां लेके रखूंगा कि एक गाड़ी यूज करूंगा, 5 साल खत्म होने के बाद फिर अगली गाड़ी लूंगा? सर लेकिन हम 2 एनपीवी भी तो कर रहे हैं सर 2। ओके, अब यही रुक जाइए। 5 साल के बाद जब दोबारा गाड़ी लूंगा तो वो दोबारा कौन सी वैल्यू ऐड करेगी? सेम वैल्यू ऐड करेगी। इस वजह से 2 एनपीवी ले रहा हूं। ये एनपीवी कब ऐड हो रहा है? 5 साल के बाद। नहीं सर, 6ठे साल के शुरू में। 5 साल के बाद जो ही 5 साल खत्म होते हैं, पुरानी गाड़ी उठा के फेंकते हो, नई गाड़ी आती है, एनपीवी ऐड हो जाती है। लेकिन कैश फ्लो में और से एनपीवी में सर इनिशियल कैश फ्लो चेंज तो नहीं आ रहा सर, पर कैश फ्लो की रियलिटी कब इंकर हो रही है? 100 मिलियन आज, 100 मिलियन 5 साल के बाद। 5 साल बाद वाले 100 मिलियन को आज के 100 मिलियन के इक्वल नहीं रख सकते। ये इसी तरह है कि मैं आपसे कहूं सर जी 100 मिलियन मुझे आज दें, 5 साल बाद 100 मिलियन ले लें। अब पता था आपको मैं इस साइड पे आ रहा हूं, आप राजी हो गए कि ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना ना, क्योंकि आज के 100 मिलियन 5 साल बाद वाले के 100 मिलियन के बराबर नहीं है। आज की एनपीवी 5 साल बाद वाली की एनपीवी के बराबर नहीं है। उसकी जो एनपीवी निकली थी, जब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, 5 साल बाद भी वही एनपीवी थी, आज भी वही एनपीवी है। जब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली है तो 4 पॉइंट समथिंग रह गई, आधी रह गई है सर। 1 मिनट सर। जिस तरह
ये किया इसको ऐड किया इसके अंदर एनपीवी जो नेक्स्ट 5 ईयर की सर इसी तरह जो कैश आउटफ्लोज है सर तो नेक्स्ट 5 ईयर को हम डिस्काउंट कर नहीं कर सकते। हमने कैश आउटफ्लोज एक्चुअली रखे हैं। अगर आप गौर कीजिए, मैं अगर एक मिनट के लिए इसे रब कर दूं और कहूं 5 साल बाद हमें 100 मिलियन आउटफ्लो हुआ, 30 मिलियन इनफ्लो हुआ, फिर 30 मिलियन इनफ्लो, फिर 30 मिलियन इनफ्लो, फिर 30, इन सब की वैल्यू मैं यहां मालूम कर रहा हूं, इन सब को ऐड कर रहा हूं, वैल्यू वही पॉजिटिव एनपीवी 8 पॉइंट पर कब आएगी? 5 साल के एंड में। मैं 2 दफा काम नहीं करना चाहता, मैंने आसानी ढूंढी अपने लिए। इस सब के बजाय मैं ये भी कर सकता था, मैं इसको भी कर सकता हूं। इस प्रोजेक्ट में चूंकि 10 साल तक चलना है जिस तरह आप फरमा रहे, तो मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा 100 मिलियन आउटफ्लो, एंड ऑफ ईयर 0, 30 मिलियन इनफ्लो, 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 प्लस 100 मिलियन आउटफ्लो, फिर 30 मिलियन इनफ्लो, 30 मिलियन इनफ्लो, 30 मिलियन इनफ्लो, 30 मिलियन इनफ्लो एंड 30 मिलियन। इन कैश फ्लोज की भी प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लूंगा, टोटल वही 13.02 मिलियन आएगी। बट व्हाई वुड आई डू मोर वर्क whereas I could do, I can find out NPV once and discount it twice and can find the same value। ठीक है, यहां तो मैथमेटिकली मैं क्यों 2 दफा काम करूं? ठीक है सर, आर वी गुड? यही कहना चाह रहे थे आप? आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर। सो सर प्लीज। सर पॉइंट पे सर एनपीवी जो आई वो प्लस आपने अगले 5 साल को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट, उसकी भी एनपीवी निकाली और एनपीवी निकाल के उसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर ली। कमिटमेंट, ओके, इसको समझिए। हमारे साथ यहाँ एक फ्लोर मिल वाले बैठे थे, अगर वो बैठे हो या कोई शुगर मिल वाला बैठा हो, मेरा आपका एग्रीमेंट हो गया, आपने कहा शुगर का ठेका अगले 10 साल तुम्हें ही मिलेगा। अपॉर्चुनिटी है ना। मैंने अपनी शुगर की मिल लगाई जिसने हर 3 साल बाद मशीनरी, या 12 साल का ठेका हो गया, या 2 साल बाद मशीनरी चेंज होनी है, मैं 5 दफा मशीनरी चेंज कराऊंगा। उसके बाद 5 साल यानी 2 into 5 10 ईयर्स के बाद मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं रहेगी। मैं चेंज क्यों कराऊंगा? एनपीवी क्यों मालूम करूंगा? हर 2 साल बाद नई एनपीवी पता चलेगी। ठीक है, जब हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स रखते हैं तो हर दफा नई, हम कैश फ्लोज की नई प्रोजेक्शंस करते हैं, हर दफा नई एनपीवी मालूम करते हैं फॉर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। जितने साइकिल मैंने चलाने हैं वो साइकिल चलाते चले जाते हैं, वो साइकिल चला के सबकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करके फिर ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर मैं कैपिटल बजटिंग की थोड़े से नेक्स्ट स्टेप है, आप ये मैं एग्जामिन नहीं कर रहा, ये एग्जामिनेशन का पार्ट भी सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं प्रैक्टिकली जो हम कहते हैं 3 साल तक ये काम करता रहूंगा तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर उस वक्त सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए तो 80% चांस है मेरी एनपीवी 100 मिलियन हो जाएगी और 20% चांस है कि मेरी एनपीवी 2 मिलियन रह जाएगी। हम इस केस में भी प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बना के, डिसीएंट्री बना के। हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, आपको करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ ओवरऑल देखना है। सर अज्यूम यही किया है फॉर द टाइम बीइंग। हमने अज्यूम किया है, 3 तरह के अज्यूम किए हैं। एक, कॉस्ट कम नहीं हो रही ना ज्यादा हो रही है, आप पढ़ लीजिए जो उसने लिखा है। रेवेन्यू कम या ज्यादा नहीं हो रहे, फेयर्स कम ज्यादा नहीं हो रहे, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम ज्यादा नहीं हो रही, और प्लेन की कॉस्ट कम ज्यादा नहीं हो रही। हर चीज फिक्स कर दी ना। जब हम वो इंक्रीमेंटल रखते हैं तो थोड़ा सा फॉर्मूले को, कैश फ्लो की प्रोजेक्शंस को ज्यादा कर लेंगे। एक्सेल की शीट्स ने हमारे लिए काम बहुत आसान कर दिए हैं रिलेटिव टर्म्स में, पर अभी तक आपने एक्सेल में काम नहीं किया ना, हमारे पास इतना टाइम था के साथ हम एक्सेल में भी काम कराते, नहीं तो एक्सेल में प्रोजेक्शंस अगर कहीं करने का काम हो तो 1 मिनट में एक्सेल में हो जाता है, कोई मसला ही नहीं। ठीक है जी, यहां तक ठीक है जी? कोई एतराज? शुड वी टेक अ ब्रेक? थैंक यू। एक तो मैंने डिस्कशन करनी है वर्किंग कैपिटल पे। आपको वर्किंग कैपिटल की इंट्रोडक्शन दूंगा, मैंने कोर्स आउटलाइन में शामिल किया हुआ था, हमने वो टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दें ताकि वो एथिकली हमारा डिस्कशन जरूर हो जाए, ये ना हो कि हमने टच ही ना किया हो हमारी कोर्स आउटलाइन में। नहीं सर, वो एथिकली बात है, बाकी किसने क्या बताया है बताए हुए का भी टेस्ट ले लिया किसी ने तो मुझे ही शर्मिंदगी होनी है। बहरहाल चले, वो थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ी सी हल्की सी डिस्कशन करेंगे। दूसरा, यूईटी के लोग कौन से हैं? अच्छा जी, यूईटी के लोग जो हैं उनमें से कौन से अकाउंटिंग का को शामिल करना चाहते हैं? जी नहीं, वोटिंग इज दी ओनली, कोई बात नहीं, वोटिंग इज दी राइट वे, कोई इशू नहीं है, जो सबका फायदा होगा कोई मसला नहीं, लेट इट गो, डेमोक्रेसी।
अच्छा एक मिनट दोबारा, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू, जाइए रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, डेमोक्रेसी चल रही है। सो मुझे सिर्फ ये बताइए, यूईटी वाले अकाउंटिंग कितने लोग रखना चाहते हैं? नहीं, कोई रखना चाहते हैं, कोई नहीं है। यूईटी वालों को पेपर में से निकाल जाएगा। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। जी सर, कोई कुछ नहीं हो सकता सर। अच्छा सर, लेट अस मूव फॉरवर्ड जी। वर्किंग कैपिटल पे एक इंट्रोडक्शन, सिर्फ इंट्रोडक्शन जी। एक रिक्वेस्ट और अगर किसी के क्विज़ेस में इशू है, मैं शहबाज को यह रिक्वेस्ट कर देता हूं, एक तो आपने वो जो प्रेजेंटेशन हमने इनके साथ की हुई है डिस्कस कैपिटल बजटिंग वाली, वो ईमेल कर दीजिएगा, और उसके अलावा इनके जो क्विज़ेस के मार्क्स हैं और असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं वो इनके साथ शेयर कर लीजिएगा आज के बाद, ठीक है? तो आज भी हम एक क्विज लेंगे हल्का फुल्का सा, पर वो क्विज बोनस होगा, जरा मुझे, मैं एक्सप्लेन किए देता हूँ, आखिरी क्लास है, जरा 5 मिनट मुझे दीजिए, 5-10 मिनट के बाद क्विज जी, मुझे 5 मिनट दीजिए, उससे भी बेहतर होगा, आज के लेक्चर से भी बेहतर होगा, सिर्फ 5 मिनट मुझे दीजिए। ओके जी, मैं वर्किंग कैपिटल पे हल्की सी डिस्कशन कर लेता हूं, और किसी को इशू होगा प्लीज शहबाज वुड बी अवेलेबल, अगर शहबाज बात नहीं सुनेंगे तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा, शहबाज को कॉपी में रखते हुए फिर शहबाज से लड़ाई झगड़ा कर लेंगे। ओके जी, लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन। हमने एक आखिरी टॉपिक जो बात करनी है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा आपको वर्किंग कैपिटल का, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, होती क्या चीज है वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। देखिए, वर्किंग कैपिटल दो तरह का होता है, एक को आप कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक को आप कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। अगर आप अकाउंटिंग की टर्म्स में बात करेंगे तो वो नेट वर्किंग कैपिटल को ही वर्किंग कैपिटल कहेंगे, अगर आप फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को वर्किंग कैपिटल कहेंगे। लेट मी एक्सप्लेन, नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है। आपके जितने करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स से क्या मुराद है? करंट एसेट्स से मुराद है कैश, रिसीवेबल, inventories and prepaid. Cash, receivables, inventories and prepaid. People say that these amounts are important to work in the market. Honda Atlas cars का प्लांट एंड इक्विपमेंट जितना मर्जी बढ़ाओ, निसान मोटर कंपनी के पास, टोयोटा मोटर कंपनी के पास जितने मर्जी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, जब तक उसके पास कैश नहीं होगा, कुछ उसके रिसीवेबल्स नहीं होंगे, कुछ इसकी इन्वेंट्रीज नहीं होंगी और कुछ उसके प्रीपेड्स नहीं होंगे, तब तक वो कारोबार नहीं कर सकती। कारोबार की रूह जो है, जो ब्लड गर्दिश कर रहा है किसी भी बिजनेस के मैकेनिज्म के अंदर, वो ये सारे करंट एसेट्स हैं। इन सारे करंट एसेट्स को एक ब्लड लाइन ऑफ बिजनेस लेते हैं आप। जितनी तेजी से किसी भी बिजनेस में सर्कुलेट करता है, उतनी तेजी से बिजनेस प्रॉफिट बनाता है, उतनी तेजी से कैश फ्लोज आते हैं, उतनी तेजी से आप ग्रो करते हैं। से फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्री को जितनी जल्दी आप कन्वर्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, इन्वेंट्री देखिए, अगर मेरी कंपनी 1 करोड़ रुपए की ऑन द एवरेज इन्वेंट्री रखती है, राइट, और हर महीने 1 करोड़ की इन्वेंट्री की को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चेंज कर दे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चेंज करने का क्या मतलब है? 1 करोड़ की इन्वेंट्री को बेच दे, राइट। मैं 10% कमाता हूं एक सेल पे, तो साल में 12 दफा रोटेट करूंगा। अगर 1 करोड़ रुपया मेरे पास होगा तो साल में उस पर 1 करोड़ 20 लाख रुपया कमाऊंगा। अग्रीड और नॉट? वर्किंग कैपिटल जो जितनी अच्छी तरह मैनेज करे उतना बेहतर समझा जाता है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल को अकाउंट्स का एक सब्जेक्ट बनाया जाता है, उस पर फाइनेंस की एक बाकायदा टॉपिक बनाया गया और उसमें से एक एक चीज को मैनेज किया जाता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, कुछ लोग बात करते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ऑल ऑफ योर करंट एसेट्स आर योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दिस इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। फिर एक चीज है जिसे हम कहते हैं जी नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, दैट इज दिस ऑल अमाउंट minus note payable and accounts payable. Current liabilities से क्या मुराद है? All those liabilities which you have to pay within one accounting period or within 1 year, whatever is short term. जो पैसे देने होते हैं शॉर्ट टर्म में वो liabilities कहलाती हैं current liabilities. Liabilities तो सारी हैं, वो liabilities current liabilities कहलाती हैं जो करंट टाइम पीरियड में देनी है।
नेटवर्किंग कैपिटल में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों नेटवर्किंग कैपिटल में इंटरेस्टेड होते हैं? से फॉर एग्जांपल आप एक जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना चाहते हैं। मेट्रो की एग्जांपल ले लीजिए। मेट्रो जैसे स्टोर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनकी क्या है? वर्किंग कैपिटल। देखिए मेट्रो एक्चुअली किस चीज पे चल रहा है? उसके पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, यही है ना बिजनेस मॉडल। इन्वेंट्री जितनी तेजी से रोटेट करती है उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। अगर आप मेट्रो जैसा बिजनेस शुरू करने लगे, वो 30 करोड़ की इन्वेंट्री रख के अगर अपने पास, या 30 करोड़ के करंट एसेट्स रख के अपने पास से काम शुरू कर रहा है, तो क्या आपने भी 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है उस बिजनेस में जाने के लिए? फाइनेंस का ये क्वेश्चन है जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को होता है। देखिए हम उस वक्त इंटरेस्टेड होते हैं ये मालूम करने के लिए कि नेट वर्किंग कैपिटल इस कंपनी का क्या है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स मुझे चाहिए 30 करोड़ के। ये 30 करोड़ के जब करंट एसेट्स में बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस शुरू करूंगा, 20 करोड़ की करंट लायबिलिटीज डायरेक्ट हो जाएंगी। तो 30 करोड़ का कारोबार करने के लिए मुझे 10 करोड़ का नेट वर्किंग कैपिटल चाहिए। यू नीड टू प्रिपेयर दैट। आप प्रोजेक्ट करते हैं कैसे? नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं ना। ऐसी कोई इंडस्ट्री पहली दफा तो बंद नहीं हो रही होती। इंडस्ट्री में नॉर्मली स्टैंडर्ड्स है। मेट्रो की एग्जांपल ले लीजिए। मेट्रो जैसा अगर आप स्टोर बनाए, अगर आप मेट्रो के पास जितनी चीजें देखते हैं, क्या वो सारी की सारी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की होगी? नेवर। आप बैंक में जब लोन लेने जाते हैं वो आपका नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। मैं मेट्रो ने जाके कहता है मैंने 30 करोड़ से, ये देखो मेरे पास बैलेंस शीट में 30 करोड़ रुपए का आइटम पड़ा है। स्टैंडर्ड ये है कि 30 करोड़ का मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। मैंने इस्लामाबाद में स्टोर खोला हुआ है, वो पिंडी रवात में जाके खोलना है स्टोर, राइट? इस्लामाबाद के इस इलाके को सर्व कर रहा हूं, उस इलाके की सर्विस के लिए रवात में स्टोर खोलना है, मुझे लोन दो, वर्किंग कैपिटल लोन दो। अब वर्किंग कैपिटल लोन क्या वो 30 करोड़ देगा? नेवर। वो कहेगा यार 30 करोड़ का जब तुम काम शुरू करते हो, लक्स वालों से तुम उधार उठाते हो, ऐसे ही सर्फ वालों से तुम उधार उठाते हो, लाइफ बॉय से तुम उधार उठाते हो, बॉल से तुम उधार उठाते हो। क्या आपका कोई पेबल के डेट्स नहीं होते? होती है ना कि 30 दिनों के बाद पेमेंट करूंगा। सो अगर तुम 30 करोड़ का माल उठाते हो तो तुम्हें तो सिर्फ 10 करोड़ की पेमेंट करनी है, बाकी 20 करोड़ की तो करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। इसका मतलब है नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है? 10 करोड़। फिर इसी तरह कुछ सीजनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी। आप अपने रिस्क को डिटरमिन करते हैं, मूव करते हैं। आर वी क्लियर? आपकी सीजनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी सीजन में आपके वर्किंग, से फॉर एग्जांपल जो पंखे और एसीज का काम करते हैं लोग, राइट, सारा साल काम करते हैं। मोहम्मद दीन एंड सन्स है, लाहौर फैंस के नाम से बनाती है, बड़ा मशहूर डिजाइन है उसका। मदीना मुनव्वरा में भी आप लोग उमरा करने गए होंगे, आपने देखा होगा, वो खास किस्म के पंखे पाकिस्तानी बने हुए वो लगे, बहुत फेमस है वो। समर्स में भी बनाते हैं, विंटर्स में भी बनाते हैं, बट समर्स में उनकी सेल्स ज्यादा हो जाती है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर को ये चैलेंज होता है कि सिर्फ 3 महीने के लिए मुझे एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए। वो कैपिटल कैसे अरेंज करना है? दिस इज पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फिर एक और चैलेंज आता है मैनेजर्स को। वो चैलेंज क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल्स की मैनेजमेंट। कहने को अकाउंट रिसीवेबल्स पे आपको कोई पेमेंट नहीं करनी होती। अकाउंट रिसीवेबल्स फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। कहने को दुनिया भर में यह समझा जाता है कि अकाउंट रिसीवेबल्स जब क्रिएट होते हैं तो हम उस पर कोई पैसा नहीं बना रहे। अकाउंट रिसीवेबल्स जब क्रिएट होते हैं तो कोई क्रेडिट टर्म्स होती है। क्रेडिट टर्म्स से क्या मुराद है? आप लोगों को उधार पे चीजें बेचते हैं ना, सारी दुनिया उधार पे बेचती है। उधार पे बेचने का और कैश पे बेचने का रेट कुछ और होता है। अग्रीड होगा? रेट कुछ और है ना। से फॉर एग्जांपल जब आप उधार पे लेते हैं, से क्रेडिट टर्म्स है, ये सारी हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। मैं सिर्फ दाना ताना आपको चिखा के उसके बाद अपनी बात को क्लोज कर दूंगा। से फॉर एग्जांपल आप क्रेडिट टर्म्स को वैल्यूएट करना चाहते हैं। मेरी क्रेडिट टर्म्स है 2/10 नेट 30। व्हाट डज इट मीन? It means I would pay you 2% less if I make the payment in 10 days. Net amount has to be cleared in 30 days. अगर आज मैं तुमसे उधार ले रहा हूं, स्टैंडर्ड है मार्केट का, आज उधार ले रहा हूं, 10 दिन के अंदर पेमेंट काट दी तो मैं कितने पैसे दूंगा? 100 रुपए में से 98। हर 100 रुपए जो मैंने देना है, कितने रुपए दूंगा? 98 रुपए। 2 रुपए मेरा डिस्काउंट होगा। अगर मैं 10वें दिन से लेके 30वें दिन तक का क्रेडिट टाइम पीरियड एंजॉय करता हूं, यानी टाइम पीरियड 10 दिनों के बाद देता हूं, मैक्सिमम में 30 दिनों तक पेमेंट देनी है, तो मैं कितने पैसे मुझे देने पड़ेंगे? 100 रुपए। इसका मतलब ये, और देखिए क्रेडिट टर्म्स दुनिया के हर बाजार में चल रही हैं। आप आज ननकारी बाजार जाएं, आप आज शालम मार्केट जाएं, किसी भी होलसेल मार्केट चले जाएं, आपको नजर आएगा ये कैश का रेट है, ये उधार का रेट है। उधार इतने दिनों का दूंगा, कैश का ये रेट होगा। ऐसा होता है कि नहीं सर? उन क्रेडिट टर्म्स को भी आपने एवेल्युएट करना होता है। उधार लेते हुए कुछ लोग सप्लायर से उधार ले लेते हैं ये सोच के कि आज सप्लायर तो सिर्फ 2% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, और बैंक से लोन नहीं लेते।
Many a times जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो बैंक से लोन लेना पसंद करना चाहिए, उसे सप्लायर से लोन नहीं लेना चाहिए। क्यों? सिर्फ वो एक फॉर्मूला थोड़ी सी डिस्कशन करके क्लोज कर दूंगा। मैंने आपको एक सिंपल सबसे फेमस क्रेडिट टर्म बताई है 2/10 नेट 30, ये क्लियर हो गई है। 2% डिस्काउंट अवेल करूंगा अगर 10 डेज के अंदर पेमेंट दूंगा, अदरवाइज सारी अमाउंट कितने दिन के अंदर क्लियर करूंगा? 30 डेज के अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 10th डे से 30th डे तक अगर पैसे यूज करूंगा तो कितने % पेनल्टी पे करूंगा? 2 out of 98, it is more than 2%. सर 98 है ना, तो 2 रुपए तो पे करूंगा। 2/98 not 2%, it is a bit more than 2%. Agreed or not? 2/98 कितने दिनों के लिए पे करूंगा? 20 दिनों के लिए पे करूंगा, राइट? साल में कितने 20 दिन होते हैं? 18। सॉरी 360/20। देखिए 360 राउंड ऑफ कर लिया ना, साल में अगर 360 डेज कर लिए तो कितने 20 डेज है जी? 18। 2/98 into 18, इसका मतलब है एनुअल बेस पे ये कितना रेट ऑफ रिटर्न मुझे पड़ रहा है? जरा देखिए, एनुअल बेस पे मुझे जो रेट ऑफ रिटर्न पड़ रहा है वो है जी 2 डिवाइडेड बाय 98, 0.3673, 36.73%। अब बताइए, लोग ये समझते हैं सप्लायर से लिया हुआ लोन सस्ता होता है। यार ये अगर महंगा दे रहा है तो उधार पे दे रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर कोई भी प्रोजेक्ट कर रहा हो उसको उस वक्त चाहिए कि वो इवैल्यूएट करे क्रेडिट टर्म्स को, और उसके बाद देखिए बैंक आजकल कितने पे लोन दे रहा है? 10%। 10% पे पर्सनल लोन मिल जाता है, विच इज कंसिडर्ड रिस्की। ऑर्गेनाइजेशनल लोन तो 9.5%, 8% पे आपको मिल जाएगा। सो ऐसी सूरत में डिसीजन मेकिंग करते हुए, वर्किंग कैपिटल मैनेज करते हुए आपने क्या करना है? आपको कभी सप्लायर से लोन नहीं लेना चाहिए, बल्कि बैंक से 12% पे भी लोन ले लूंगा तो इस सप्लायर के लोन से सस्ता पड़ेगा। उसकी एग्जाम्पल सिंपली देखिए। ओके, बैंक एक और चीज, फिर मतलब मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल टूल्स बता रहा हूं। उसके लिए एक चीज होती है जिसे लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं। आप अगर लाइन ऑफ क्रेडिट ले लें, लाइन ऑफ क्रेडिट इज काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की तरह लाइन ऑफ क्रेडिट होती है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? मेरी 20 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट पड़ी है, मुझे 2 मिलियन चाहिए, मैंने 2 मिलियन उसमें से निकाल लिया। इंटरेस्ट कब शुरू होगा? जब मैं निकालूंगा। कितनी अमाउंट का? 2 मिलियन का। 20 दिन इस्तेमाल किया, 2 मिलियन वापस डाल दिया, नो इंटरेस्ट, राइट? टूल को यूज करना, टूल मार्केट में अवेलेबल है, पर जब तक आपको नॉलेज नहीं होता कि मुझे दूसरा बंदा महंगा दे रहा है, आप यूज नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे सिर्फ इतनी स्मार्टनेस सम टाइम आपको कई मिलियन की बचत करा देती है, ठीक है? वैसे मेट्रो से शॉपिंग के लिए अभी एक प्रोडक्ट एक बैंक ने आई अज्यूम एमसीबी ने लॉन्च की थी। मेट्रो से शॉपिंग करने के लिए होलसेलर्स को एक क्रेडिट कार्ड दिया है जिसमें उन्होंने लिमिट भी ज्यादा रखी है। मतलब आम क्रेडिट कार्ड तो 5 मिलियन वगैरह का होता है ना, उन्होंने 5 मिलियन 500,000 का होता है, उन्होंने कुछ 2-3 मिलियन तक की लिमिट रखी है दुकानदारों के लिए, और वो 30 डेज का फ्री साइकिल आपको चलता है। आप उधार लें, 30 डेज तक आपने इंटरेस्ट फ्री पेमेंट करनी है। वो कहीं ना कहीं से चार्ज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड के केस में भी ऐसा नहीं होता, वो नुकसान में जा रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं से कमीशन लेके पैसे पूरे कर लेते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो कंसिडर करते हैं, बट जो बायर है वो कम से कम पैसे नहीं दे रहा। सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आप ऐसी छोटी छोटी चीजें करके, अकाउंट रिसीवेबल्स को मैनेज करके, अकाउंट रिसीवेबल की से फाइनेंसिंग की बजाय बैंक से लोन लेके आप मुख्तलिफ अपनी कॉस्ट को कम करते हैं और अल्टीमेटली एक्सपेंस को कम करते हैं, तो रेवेन्यू को ज्यादा कर लेते हैं। बस इतनी सी डिस्कशन करनी थी। बाकी कैश मैनेजमेंट भी है, बहुत डिटेल टॉपिक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, कैश मैनेजमेंट है, इसमें से हर एक चीज की मैनेजमेंट पे हम बात कर सकते हैं। कैश की अलग, रिसीवेबल्स की सिर्फ एक पॉइंट रिसीवेबल्स में आपको बयान किया, बड़ा सिंपल सा। इन्वेंट्रीज की मैनेजमेंट पे अलग बात कही जा सकती है और प्रीपेड्स की मैनेजमेंट पे अलग बात की जा सकती है। बस ये थोड़ी सी बात करनी थी ताकि एथिकली हम उस पर क्लियर हो जाए। अब आ जाए जी बोनस क्विज पे। बोनस क्विज क्या है जी? बोनस क्विज इस तरह है कि नहीं, नाम नहीं लिखना।